पूरे बंगाल में अगर आप एक विशेष धर्म के हैं तो आपको किस तरीके से छूट दी जाती है, आपको सर पे चढ़ा के रखा जाता है। वहीं पे 9 दिन के जो नवरात्र होते हैं, दुर्गा पूजा होती है, तो दुर्गा पूजा को कहीं कहीं रोक दिया जाता है। आपको जो इतना प्रेम दिया जा रहा है वो एक विशेष धर्म की वजह से दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं मैं बात हमेशा मानती हूँ कि हिंदू जो टॉलरेंट है, सनातन जो टॉलरेंट, जो हमें सिखाया जाता है कि हम एक मक्खी नहीं मार सकते, हमें अंदर से तकलीफ होती है। और इनके यहाँ तो बचपन से ही आपको काटना और छोटे छोटे बच्चों को बता दिया जाता है कि आप एक जानवर को अपने यहाँ पालेंगे, फिर उसी जानवर को कुछ दिन बाद आप काटेंगे। बॉलीवुड पूरे कल्चर को बदलता जा रहा है। जो आज कल्चर है हमारा, जो इकोसिस्टम है, वो उसका क्या रोल देखती हैं आप? मैं तो मानती हूँ कि बॉलीवुड में जो फिल्में बन रही हैं, अगर हम इनको कल्चरल माफिया बोलें तो ये गलत नहीं होगा। आई एम अशेम्ड एज हिंदू। कहाँ गई वो गैंग? वो सारे गैंग जो तख्ती ले लेके खड़े हो जाते हैं बात बात पे, वो तख्ती वाली गैंग कहाँ है? क्यों ये पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोल पाते? कितनी शर्म की बात है। अभी पाकिस्तान के जितने एक्टर एक्ट्रेसेस भारत आके काम करके यहाँ से जाते हैं, जब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई शुरू हुई है, वो पाकिस्तान में बैठ के भारत को कोस रहे हैं, भारत को गालियां दे रहे हैं। आप एक ट्रेंडिंग चेहरा हैं, क्या कभी आपको इस सब के लिए, जैसे आप आवाज उठाती रही हैं, कभी दबाव बनाया गया? एक्टिविस्ट का दूसरा नाम होता है फाइटर। हमें सुबह से शाम तक लड़ना ही होता है। और देखिए, मैं काशी से आती हूँ, जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई की इतनी बड़ी हिस्ट्री है काशी से। मैं पूरे भारत के लिए कहूंगी कि भारत की बेटियां किसी से नहीं डरती, लेकिन क्योंकि मैं काशी से हूँ तो मैं काशी से कहती हूँ, मैं किसी के अब्बू जान से तो बिल्कुल नहीं डरती। आपने सुशांत सिंह राजपूत केस में भी लंबी लड़ाई लड़ी, आवाज उठाई, लेकिन क्या आपको लगता है कि आज भी इस केस में न्याय अधूरा है? कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के केस में न्याय तो इसलिए मिला है क्योंकि एक घमंडी पार्टी, एक ऐसे लोग जो सोचते थे कि हम ही सर्वे सर्वा हैं, पूरा महाराष्ट्र हमारे बाप की बपौती है, तो वो सारे लोग आज गायब हैं, कहीं है ही नहीं। लेकिन मैं तो कहूंगी इनको आजाद कर देना चाहिए। इनको आजाद कर दो, इनको भारत से आजाद कर दो, इनको भारत की नागरिकता से आजाद कर दो। आज हमारे साथ हैं प्रीति पांडे, वो आवाज जिनकी एक पोस्ट से सोशल मीडिया पर बहस छिड़ जाती है। राष्ट्रवाद हो या तुष्टीकरण, सुशांत सिंह राजपूत केस में इंसाफ दिलाने की बात हो या फिर शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी, प्रीति हर बार सवाल उठाती हैं, वो भी बिना डरे। उनकी बातें सीधी होती हैं, तीखी होती हैं और देश की बड़ी बहसों के बीच एक मजबूत स्टैंड भी लेती हैं। आज हम उन्हीं से पूछेंगे कुछ ऐसे सवाल जो सबके मन में है लेकिन हर कोई पूछ नहीं पाता है। चलिए, लेकिन इस बातचीत की शुरुआत में हम ये साफ करना चाहते हैं कि हम शर्मिष्ठा पनोली के उस टिप्पणी का समर्थन नहीं करते जो विवाद का कारण बनी, लेकिन एक लोकतांत्रिक समाज में सवाल पूछना जरूरी होता है कि क्या उस टिप्पणी को फ्री स्पीच के दायरे में देखा जाना चाहिए था? क्या प्रतिक्रिया जरूरत से ज्यादा थी? और क्या सरकार ने वोट बैंक के दबाव में एक पक्षीय कार्रवाई की है? चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। बहुत स्वागत है आपका प्रीति पांडे जी। जय हिंद। जय हिंद। प्रीति पांडे जी, आपका हम ट्विटर हैंडल देख रहे हैं, लगातार आप एक्टिव हैं शर्मिष्ठा केस को लेकर। ऑल आइज ऑन गाजा जब सब लोग पोस्ट कर रहे हैं, आपने ऑल आइज ऑन शर्मिष्ठा पोस्ट किया है और भी कई आपने पोस्ट किए हैं, उस पर आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस पोस्ट के बारे में आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जब आप सोशल मीडिया पे कोई चीज़ पोस्ट करते हैं एज ए एक्टिविस्ट या इन्फ्लुएंसर या जर्नलिस्ट, तो आपकी बहुत जिम्मेदारी बनती है समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, आप जहाँ रहते हैं। शब्दों का चयन गलत हो सकता है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन अगर शर्मिष्ठा के केस की हम बात कर रहे हैं, जिसमें मैं बार बार ट्वीट कर रही हूँ, जो कई दिनों से चल रहा है, एक लड़की को गुड़गांव से उठा लिया जाता है, कोलकाता पुलिस इतनी एक्टिव हो जाती है, तो मैं ये कह रही हूँ कि शब्दों का चयन शायद शर्मिष्ठा का गलत हो, भावना गलत नहीं थी। अगर उसने ये बात पूछा और सवाल ये किया, और सबसे बड़ी बात कि सामने आके इतनी हिम्मत एक लड़की ने रखी, एक सनातनी लड़की ने रखी, भारत की बेटी ने रखी, जहाँ पे वो ये बात कह रही हैं कि भाई इंडिया पाकिस्तान की जब वॉर होती है तो इतने बड़े बड़े जो हीरोज हैं, जो अपने आप को जननायक कहते हैं, खान्स, बहुत बड़े बड़े लोग जो 100 करोड़ की फिल्में बनाते हैं, 100 करोड़ की किटी में काम करते हैं, जनता उनको इतना मानती है, इतनी इज्जत देती है, घर गाड़ी बंगला जमीन जायदाद सब उन्होंने इसी भारत की धरती पे कमाया है, तो क्यों नहीं इंडिया पाकिस्तान के वॉर के बीच में ये कुछ बोलते हैं? 26 निहत्थे लोग मतलब कश्मीर में मारे जाते हैं जो घूमने गए हैं, लेकिन एक बार भी बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार, सो खान जो सुपरस्टार्स है, सो कॉल्ड जो लोग हैं, वो एक बार भी बोलते नहीं है, एक ट्वीट नहीं करते। एक ट्वीट करने में कितने सेकंड लगते हैं? 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट। एक ट्वीट करने में क्या प्रॉब्लम है? मैं फिर ये बात कह रही हूँ, शर्मिष्ठा ने जो किसी धर्म विशेष को आहत किया हो या उनकी बात से, उनके वीडियो से
एक धर्म के लोगों को जो तकलीफ हुई हो, मैं वो उसके लिए उन्होंने माफी मांग ली, उसके लिए उन्होंने अपना ट्वीट भी डिलीट कर दिया। इसके बावजूद अगर कोलकाता पुलिस वेस्ट बंगाल से आती है और गुड़गांव से किसी लड़की को उठा के लेके चली जाती है, तो सवाल उठता है कि मुर्शिदाबाद में आप अपना घर क्यों नहीं बचा पाए। संदेश खाली में टीएमसी के नेता सरेआम किसी भी लड़की को अपने दफ्तर में बुलाया करते थे, किसी भी महिला को, बुजुर्ग महिला, मतलब यंग लड़कियों की बात नहीं करें, बुजुर्ग महिला जिनकी बच्चियां हैं, जिनका परिवार है, जो अपने मतलब माए हैं, उनको बुला के आप बलात्कार करते हैं। आपके नेता वहां बलात्कार करते हैं, टीएमसी के नेता वहां गुंडागर्दी करते हैं, तो मुर्शिदाबाद में आप एक्शन नहीं ले पाए, आप संदेश खाली में एक्शन नहीं ले पाते हैं। आप ऐसा क्यों होता है कि एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए इतनी तेजी में एक्शन ले लिया कि आपकी पुलिस वेस्ट बंगाल से गुड़गांव चली आई? तो सवाल तो बनता है, हम लोग बार बार शर्मिष्ठा के शब्दों पे जा रहे हैं, चयन पे जा रहे हैं, जो उन्होंने कहा, भाषा गलत हो सकती है, शैली गलत हो सकती है, अभद्रता हो सकता है, जो उन्होंने गालियों का प्रयोग किया वो भी गलत है, मैं तो मानती हूँ वो भी गलत है, मैं कभी इसको इंडोर्स नहीं करती, कि मैं नहीं चाहती कि दूसरा यूथ जब अब कल ट्विटर पे बोले तो वो भी उन्हीं गालियों का प्रयोग करे या अभद्र भाषा का प्रयोग करे, लेकिन जो उसके पीछे का मकसद था, जो 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 कहना चाहती थी, जो उनकी भावना थी, वो तो बिल्कुल सही थी। हम क्यों ना सपोर्ट करें शर्मिष्ठा को? हमें तो, मैं तो कहती हूँ शर्मिष्ठा को आपको सबको सपोर्ट करना चाहिए, पूरे देश के युवाओं को कहूंगी, स्टैंड फॉर हर। अगर आप उसके लिए आज खड़े नहीं हुए तो वही बात है, आज कोई लड़की आपके लिए आवाज उठा रही है, बोल रही है, कह रही है, आप नहीं बोल पा रहे हैं, आप डरे हुए हैं, आप कुचले हुए हैं, तो वो दिन दूर नहीं कि अभी तो वेस्ट बंगाल की पुलिस आके वही बात है कि बटेंगे तो कटेंगे, जो योगी जी ने कहा था, तो बिल्कुल सही है कि आप बटते जाइए, डरते जाइए, जब एक विशेष धर्म की बात आए तो आप चुप रहिए, नहीं बोलना है। आपके देवी देवताओं को कोई मजाक उड़ाए, आप कुछ मत बोलिए, आप चुप रहिए, नहीं बोलना है, क्योंकि विशेष धर्म का मामला है तो चुप रहना। आप जितना डरते रहेंगे ये आपको उतना डराते रहेंगे, चाहे केरल हो, कश्मीर हो, आसाम हो, बंगाल हो, हर जगह यही हो रहा है। तो मुझे लगता है कि हमें खुल के शर्मिष्ठा के सपोर्ट में आना चाहिए। अच्छा, एक बात और हमने देखी है, इसका हम जिक्र भी कर रहे थे कि एक कॉमेडियन बड़े ही आराम से राम सीता का मजाक बनाता है। लोग उस समय तो थोड़ा बहुत विरोध करते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं और बिग बॉस 17 में वो जीत भी जाते हैं। यानी कि वोट तो हम ही में से लोगों ने दिए हैं, हंस भी रहे हैं लोग, मजाक भी बना रहे हैं। यानी कि उस सनातन परंपरा को तब आप भूल गए, आपने उसको स्टार बना दिया। यानी कि आप किस ओर जा रहे हैं। और उसी एक लड़की ने, जिसका नाम शर्मिष्ठा हम जिक्र कर रहे हैं, उसने हालांकि अब शब्दों का प्रयोग भी किया, उसका समर्थन तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन विरोध के जो सारे उसे गिरफ्तार कर लिया। देखिए क्या है, हमारे देश में सच बोलना हेट स्पीच होती है, और जब आप देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं, आप मुनव्वर फारूकी की बात कर रहे हैं। हाँ, अभी उनका एक और भी शो चल रहा है जिसमें वो खाना बनाते दिख जाते हैं। तो इस तरह के भी शोज आ रहे हैं जहाँ पे वो खुलेआम स्टैंड अप कॉमेडियन के नाम पे हुहड़ता परोस रहे हैं। जैसे मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें वो सीता माँ के बारे में कुछ कह रहे हैं, राम जी के बारे में कुछ कह रहे हैं। मतलब एक गाना है, उस गाने का मजाक उड़ाते उड़ाते वो सीता माँ का मजाक उड़ाने लगे, वो राम जी का मजाक उड़ाने लगे। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है। मतलब अभिव्यक्ति की आजादी उस हर व्यक्ति को है जो दुर्गा माँ का मजाक उड़ाएगा, जो राम जी का मजाक उड़ाएगा, जो शिव जी का वो सनातन हिंदू देवी देवताओं मंदिरों का जितना आप मजाक उड़ा सकते हैं। ये एक फैशन स्टेटमेंट में भी आता है। लोग स्टेटस सिंबल में स्टैंड अप कॉमेडियन है, खड़े हैं और लोग मजाक उड़ा रहे हैं, और बेहुदा लोग सामने बैठ के उस पर तालियां पीट रहे हैं और हंस रहे हैं। तो जितने दोषी वो लोग हैं जो सामने स्टैंड अप कॉमेडियन, एक फुहड़ आदमी, मुनव्वर फारूकी जैसा आदमी जो हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाता है, वो तो फुहड़ है, उसको तो जेल होनी चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए, जीवन भर जेल में सड़ना चाहिए, ताकि दूसरा कोई स्टैंड अप कॉमेडियन दोबारा वो हिम्मत और औकात न रखे कि हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाए। लेकिन उनका आप क्या करेंगे जो ऑडियंस में बैठे हुए हैं, जिनके माँ बाप को ये पता भी नहीं है कि हमारा बेटा या बेटी वहां जाके वो हजारों रुपए की टिकट लेके इस घटिया जलील, मतलब बिल्कुल ही जलील आदमी का एक स्टैंड अप कॉमेडियन देखने गए, जहां पे मजाक स्टैंड अप कॉमेडियन के नाम पे क्या है, कॉमेडी के नाम पे क्या था? सीता जी कॉमेडी का हिस्सा है क्या? राम जी कॉमेडी का हिस्सा है क्या? देवी देवता कॉमेडी का हिस्सा है क्या? प्रॉब्लम क्या है ना कि हम लोग अब जो हम अपने युवाओं को जिस तरफ लेके जा रहे हैं और युवाओं को जिस तरफ बरगला रहे हैं, मतलब मुझे लगता है कि अगर हमने इस पे स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाई, हमने अपने समाज के लोगों से, समाज के बीच से लोगों को उठना पड़ेगा। मैं हूं, आप हैं और लोग हैं, समाज के लोगों को अगर मतलब ये सोचने पे मजबूर हो जाना चाहिए कि अगर आज हम नहीं खड़े हुए तो वो दिन दूर नहीं है जो जगह जगह गली गली लोग ऐसे ही हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाएंगे, हमारे रिचुअल्स का मजाक उड़ाएंगे, हमारे सनातन का मजाक उड़ाएंगे।
लोग तो कहते हैं ना कि अयोध्या के बारे में बोलते थे राम जी काल्पनिक हैं, इस तरह की बातें हाँ। देश के बड़े नेता भी बोलते थे। तो देश के बड़े नेता हो और वो भी विदेश में जाके बड़े नेता बोल रहे हैं, चाहे बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस बोल रहे हैं, चाहे स्टैंड अप कॉमेडियन, एक विशेष धर्म के प्रति इतना इनको प्रेम है और इनकी हिम्मत नहीं है। मैं तो बार बार चैलेंज करती हूँ, मैं मुनव्वर फारूकी को ही चैलेंज करती हूँ कि जिस तरीके से आपने राम जी सीता जी का आपने एक मजाक उड़ाया अपने एक एपिसोड में, आपकी अगर हिम्मत है, आपकी अगर हैसियत है, आपकी अगर औकात है, तो आप जरा एक विशेष धर्म के बारे में कुछ बोल के दिखाइए। वो चलता है ना सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, तो सर तन से जुदा हो भी जाएगा, क्योंकि पूरे विश्व में ऐसा हो भी रहा है कि अगर आप एक विशेष धर्म के बारे में बोलते हैं तो सिर्फ ये कहते नहीं है, ये सर तन से जुदा कर देते हैं, ये वहां पे बम फोड़ देते हैं। तो ये जो टॉलरेंस है, ये टॉलरेंस के नाम पे कब तक हम सहते रहेंगे? टॉलरेंस के नाम पे करते 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 शायद हम कहीं ना कहीं डरपोक हो गए कि नहीं, इनके बारे में नहीं बोलना, हम इनके मोहल्ले से भी गुजर रहे हैं तो ऐसा कोई मजाक नहीं करना है जिससे कोई बात हो जाए। हमारे अंदर डर आ गया है, मतलब समाज में इनके प्रति डर है। जहां पे 100 लोगों का घर है एक विशेष धर्म का, वहां पे आज हिंदू या सनातन धर्म का कोई परिवार वहां रहने में डरता है। लेकिन अगर 100 हिंदू रह रहे हैं तो उस विशेष धर्म के लोग बहुत आसानी से रहते हैं और हम उनको अपने भाई बहन की तरह ही रखते हैं। तो ये भाई बहन बनाने का नाटक हमारी तरफ से भी चलेगा, हमारी तरफ से चलता रहेगा, या कभी उनकी तरफ से भी आएगा? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और शायद यही वजह है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का बार बार उल्लंघन हो रहा है। एक्शन सब पर बराबर होना चाहिए। अगर शर्मिष्ठा ने इस तरह की बातें कही है तो उसके खिलाफ एक्शन हो गया, लेकिन हम मुनव्वर फारूकी की बात कर रहे हैं तो उसके खिलाफ एक्शन नहीं होता है। तो यानी कि यहाँ पर एक्शन में फर्क है कि आप विशेष धर्म के लिए आप तुरंत एक्शन ले रहे हो और दूसरा व्यक्ति भी किसी के धर्म को टारगेट कर रहा है, भगवान को टारगेट कर रहा है, आप उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे हैं। आपने कुछ टाइम जेल में रखा भी, गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन फिर उसके बाद वो स्टार बन जाता है अगला। देखिए, बार बार मैं बात कहती हूँ, मैंने कल ट्विटर पे भी ट्वीट किया है कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो बहुत हल्का है, बहुत हल्का है। क्योंकि आप सोचिए ना कि जिनकी हैसियत लाख रुपए 50,000 रुपए की भी फीस वकील को देने की नहीं होगी, उनके लिए 10-10 लाख के वकील कहां से आ जाते हैं रातों रात। आप प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ बोलिए, आप भारत के बारे में कुछ बोलिए, हम उत्तर प्रदेश में आपके स्टूडियो में बैठे हैं, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के बारे में कुछ कहिए, इनके ऊपर कोई एक्शन होता है, उनके ऊपर कोई एफआईआर होता है, इसके पहले एक बड़ी लॉबी इनके साथ समर्थन में खड़ी हो जाती है। तो मैं बार बार कहती हूँ कि हमें अपने इकोसिस्टम पे काम करने की जरूरत है। हमें, जैसे शर्मिष्ठा है, जो केस उनका चल रहा है, क्यों नहीं देश के बड़े 10 नेता, वो 10-10 लाख की फीस वाले लोग शर्मिष्ठा के लिए खड़े हो रहे हैं? क्यों ऐसा होता है कि चाहे वो बॉलीवुड की बात हो, चाहे वो ड्रग्स का कोई एंगल हो, चाहे ये मुनव्वर फारूकी जैसे लोग हो, चाहे शर्जील इमाम जैसे लोग हो, इस तरह के लोगों के लिए लाखों रुपए के महंगे वकील आके खड़े हो जाते हैं, फौज आके खड़ी हो जाती है। आपने जैसा कि अपने एक्स हैंडल पर भी लिखा है कि देशद्रोहियों की महंगी वकील की फौज जी, तो ये कौन लोग हैं जो हर बार तैयार खड़े रहते हैं? लेकिन मैं तो खुद चाहती हूँ कि इनका फेस, इनकी जो सूरत है, इनकी सीरत के साथ जो इनका सूरत है, वो उजागर हो देश के जनता के सामने। लोगों को पता चलना चाहिए कि कल राम जी के खिलाफ जो केस लड़ा करते थे, आज वो उनके खिलाफ, उनके साथ भी केस, जैसे राम जी का केस है, मंदिर का केस हुआ, देश के बहुत बड़े बड़े नेता राम जी को काल्पनिक बनाने में 27 वकीलों की फौज तैयार थी। वही वकील आज उन गवाहियों के लिए भी खड़े हो जाते हैं जो कल रोज प्रधानमंत्री जी से या रोज मुख्यमंत्री जी से काबा काबा करके जो गाना गाते हैं। इस तरह, भाई आप आर्टिस्ट हैं, आप दोनों पक्ष रखिए। मैं तो हमेशा बार बार कहती हूं, आपने यूपी में काबा पूछा, आप बंगाल के लिए भी पूछिए। अगर आप में हिम्मत है तो आप बंगाल के लिए भी पूछिए कि बंगाल में काबा, एक 22 साल की लड़की, एक 19 साल की लड़की अपनी बात क्यों नहीं रख सकती? लेकिन आपके ऊपर जब एफआईआर होती है तो देश के महंगे वकील, आपकी फोटो आ जाती है कपिल सिब्बल साहब के साथ, जो भाई बहुत प्रतिष्ठित, सम्मानित, बहुत बड़े नेता भी हैं, बहुत बड़े लॉयर भी हैं। तो आपके मतलब जनता जान जाएगी जी कपिल सिब्बल साहब जो हैं वो काबा की टीम के साथ खड़े हैं, फोटो आ गई है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता कि शर्मिष्ठा के साथ इस तरह की टीम खड़ी होती है? कपिल सिब्बल साहब या इस तरह के जो वकील हैं या इस तरह के जो नेता हैं, वो क्यों हमेशा एक
लिमिटेड गैंग के साथ दिखते हैं। क्यों ऐसा होता है कि उन लोगों के साथ देखते हैं जो भारत के विरोध में काम कर रहे हैं या एंटी नेशनल मूवमेंट में जो काम कर रहे हैं, उनके लिए महंगे वकीलों की जो फौज होती है वो तो खड़ी हो जाती है। मैं बार बार फिर कह रही हूं कि देश के ऐसे राष्ट्रवादी वकील जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अंजलि जी बहुत बड़े वकील हों, उनको ऐसे अपने राष्ट्रवादी लोगों के लिए सामने आना चाहिए। और दूसरी चीज मैं और एक बार कहूंगी कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम कहीं कुछ बोल के आते हैं, हम कोई एक्शन, हमारे ऊपर कोई एक्शन होता है तो हमारे पास वकीलों की फौज नहीं होती है, तो हमारा इकोसिस्टम वीक है, हमें ये मानने की जरूरत है। जेएनयू में एक दंगा करना हो टुकड़े टुकड़े गैंग को, तो रातों रात 100, 150, 200 लोगों की फौज खड़ी हो जाती है। सीलमपुर, शाहदरा जब दंगे होते हैं दिल्ली में, उस इलाके में, वहां पे रातों रात 100, 200, 400 लोग पथराव के लिए खड़े हो जाते हैं, बॉटल बम लेके खड़े हो जाते हैं। क्यों ऐसा नहीं होता कि शर्मिष्ठा को गुड़गांव से उठा के जब बंगाल लेके गए तो शर्मिष्ठा के पक्ष में 150 लोगों ने क्यों नहीं घेर लिया बंगाल पुलिस को? बंगाल पुलिस अगर अपना काम कर रही है, चलिए काम करने दीजिए, लेकिन आप वेस्ट बंगाल से अगर आके उठा के लेके गए तो हमारे लोग कहाँ हैं? हमारे इकोसिस्टम के लोग कहाँ हैं? हमारी लॉबी हल्की क्यों है? क्या माना जाए कि शर्मिष्ठा के पीछे कोई बड़ी लॉबी नहीं थी, इस वजह से इजी था शर्मिष्ठा देखिए, को मैं कहती हूँ हमेशा कि लेफ्ट और कम्युनिस्ट की लॉबी बहुत स्ट्रांग है अंजलि जी। यही कारण है कि जेएनयू जैसे देश के इतने बड़े यूनिवर्सिटी में भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगते हैं। इसके बाद थोड़े ही दिन में, थोड़े ही देर में भारत के बहुत बड़े बड़े राजनेता वहां पे खड़े हो जाते हैं, यही शर्जिल इमाम और कन्हैया कुमार के पक्ष में। शर्जिल इमाम जैसे लोग जेल में सड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो सारे नेता जो व्हाइट कॉलर हैं लेकिन देश विरोधी तत्वों के साथ जाके जेएनयू में खड़े होते हैं, ये भी उतने ही गुनहगार हैं। मुनव्वर फारूकी गुनहगार है, लेकिन जो ऑडियंस बैठी है, जो माँ सीता का मजाक उड़ाने पे वहां पे हंस रही है, ठहाके लगा रही है, वो भी उतने ही गुनहगार है, उनको भी, उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। लेकिन देखिए, ये गिरफ्तारी जो है हुई है रिलीजन न्यूट्रल नहीं बल्कि विचारधारा सिलेक्टिव थी। इसमें माना जा रहा है कि विचारधारा आपने जो व्यक्त की एक धर्म के प्रति, उस वजह से हमने गिरफ्तार किया, और पुलिस ने भी अपने स्टेटमेंट में यही कहा, कोलकाता पुलिस ने। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बंगाल में ही टीएमसी के कई नेता हिंदू देवी देवताओं का उपहास कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वही कोलकाता पुलिस उन्हें तब नहीं गिरफ्तार करती है, बल्कि कोलकाता पुलिस 1500 किलोमीटर का रास्ता तय करके शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी करने के लिए तत्पर है। देखिए, टीएमसी के बहुत बड़ी बड़ी नेत्रियों ने भी, जब काशी विश्वनाथ के मंदिर का केस चल रहा था और जब वहां पे फैसला आया, वर्डिक्ट आया, तो शिवलिंग का मजाक उड़ाते हुए बहुत सारी नेत्रियों ने बहुत सारी तस्वीरें डाली और उसको शिवलिंग से को रिलेट करके और उपहास उड़ाते हुए ट्वीट लिखा। वो उनको अलाउड है इस देश में। अगर आप हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं तो आपको वो अलाउड है। आप अगर फिल्में बनाते हैं, आप ओ माय गॉड और मिर्जापुर जैसी सीरीज बनाते हैं, अब मैं तो क्योंकि बनारस से आती हूँ, मिर्जापुर मेरा बगल का डिस्ट्रिक्ट है, बिल्कुल नियर बाय डिस्ट्रिक्ट है, पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है। मिर्जापुर क्यों फेमस है? आज अगर पूरे देश में आप जाएंगे और किसी से भी मिर्जापुर का नाम लेंगे तो लोग कहेंगे मिर्जापुर वो जो सीरीज आई थी। नहीं, मिर्जापुर उसके लिए फेमस नहीं होना चाहिए। मिर्जापुर फेमस इसलिए होना चाहिए कि 51 शक्तिपीठ में माँ का एक अंग गिरा है वहां पे, सती माता का एक अंग गिरा है वहां पे, विंध्याचल पर्वत पे माता विराजमान है, वहां पे विंध्यवासिनी, वहां पे माता विराजमान है। हम मिर्जापुर को उसके नाम से, उनके नाम से नहीं जानते, हम मिर्जापुर को उस अभद्र गाली वाली सीरीज के नाम से जानते हैं। तो जो आपकी सीरीज बन रही है वो युवाओं पे कितना बड़ा असर कर रही है, ये बहुत बहुत ज्यादा चिंतनीय विषय है। और मुझे तो लगता है, हम लोग अपने एनजीओ के थ्रू भी जब कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, हर जगह जाते हैं, ये बात हमेशा बोलते रहते हैं। आप वेस्ट बंगाल की उन नेत्रियों की बात क्यों नहीं करते जो शिवलिंग का उपहास उड़ाते हैं? आप उन लोगों का मजाक क्यों नहीं उड़ाते? आप उन लोगों के बारे में क्यों नहीं बोलते जो देवी देवताओं के ऊपर फिल्में बनाते हैं? माँ काली के ऊपर फिल्में बन रही हैं, सीरीज बन रही है, माँ दुर्गा को लोग गाली दे रहे हैं, यही जेएनयू में खड़े होकर दुर्गा माँ के बारे में बातें हो रही हैं, यही जेएनयू में मतलब इतनी गंदी गंदी बातें देश के बारे में नारेबाजी होती है, लेकिन नेता वहां पे समर्थन के लिए खड़े हो जाते हैं। तो भारत के सामने सिर्फ टीएमसी नहीं, सिर्फ बंगाल नहीं, भाई बंगाल की तो वो वही बात है कि बंगाल में संदेश खाली होता है, संदेश खाली में जब महिलाओं का बलात्कार होता है, मुर्शिदाबाद में कुछ होता है, पूरे बंगाल में अगर आप एक विशेष धर्म के हैं तो आपको किस तरीके से छूट दी जाती है, आपको सर पे चढ़ा के रखा जाता है। वहीं पे 9 दिन के जो नवरात्र होते हैं, दुर्गा पूजा होती है, तो दुर्गा पूजा को कहीं कहीं रोक दिया जाता है। लेकिन एक विशेष धर्म की अगर कोई फेस्टिवल आ रहा है तो उसके लिए बिल्कुल चादर बिछा देंगे, फूल बिछा देंगे,
हाथ नीचे रख देंगे, आप उसके ऊपर से भी चढ़ के जाइए। मतलब आपको जो इतना प्रेम दिया जा रहा है वो एक विशेष धर्म की वजह से दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं मैं बात हमेशा मानती हूँ कि हिंदू जो टॉलरेंट है, सनातन जो टॉलरेंट, जो हमें सिखाया जाता है कि हम एक मक्खी नहीं मार सकते, हमको एक मक्खी मारने में भी, एक पशु पक्षी भी नहीं मार सकते, हमें अंदर से तकलीफ होती है। और इनके यहाँ तो बचपन से ही आपको काटना और छोटे छोटे बच्चों को बता दिया जाता है कि आप इतने दिन लेके आएंगे, आप एक जानवर को अपने यहाँ पालेंगे, फिर उसी जानवर को कुछ दिन बाद आप काटेंगे। खैर बहुत सारे मुसलमान ऐसे भी मैं जानती हूँ जो ये सब चीजें नहीं करते, इसके अगेंस्ट भी काम करते हैं, लेकिन वो कितने लोग हैं? कलाम साहब इस देश में कितने लोग हैं? मुट्ठी भर लोग हैं। तो कलाम साहब से प्रेम है, कसाब का विरोध करते हैं और कसाब का विरोध हमेशा करते रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे विपक्षी दल जो बैठे हुए हैं और बहुत सारे देश में ऐसे राजनेता ये कसाब को सपोर्ट करने के लिए भी रातों रात कोर्ट खुलवा के उसके लिए भी केस करने लगते हैं, उसके लिए भी महंगे वकील चले जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है कि इस देश में जहां शर्मिष्ठा के लिए बड़े वकील नहीं आते, वहां देश में कातिलों के लिए और टेररिस्ट के लिए, आतंकियों के लिए, जो देश में हमला कर रहे हैं उनके लिए रातों रात सुप्रीम कोर्ट खुलवा के भी एक अर्जी लगा के हजारों वकील, हजारों एक्टिविस्ट, एनजीओ वाले, बॉलीवुड के लोग तख्ती लेके खड़े हो जाते हैं। तो ये भी उतने ही गुनहगार हैं जितने गुनहगार ये लोग हैं जो इनका समर्थन करते हैं। क्योंकि बॉलीवुड तो प्रतिबिंब है समाज का, समाज के लिए जो देखते हैं वही सीखते हैं। खास तौर पर यूथ सबसे ज्यादा फिल्मों से ही अट्रैक्ट होता है और सीखता है। आपने जैसा कि मिर्जापुर का जिक्र किया, लेकिन ऐसी कोई फिल्म नहीं बनी जो उस जगह के बारे में बता रही हो कि वो क्यों प्रसिद्ध है। तो यानी कि बॉलीवुड पूरे कल्चर को बदलता जा रहा है। जो आज कल्चर है हमारा, जो इकोसिस्टम है, वो उसका क्या रोल देखती हैं आप? मैं तो मानती हूँ कि बॉलीवुड में जो फिल्में बन रही हैं, अगर हम इनको कल्चरल माफिया बोलें तो ये गलत नहीं होगा। माफिया सिर्फ वो नहीं है जो आपके घर आके या हमारे मोहल्ले में आके हमारी ज़मीनें या देश में ज़मीन हड़प रहा है। आतंकी सिर्फ वो नहीं है जो बम फोड़ रहा है, AK-47 लेके खड़ा है, हमले कर रहा है। माफिया और आतंकी वो भी है जो धीरे 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 आपके समाज में घुस के आपके समाज की जो रूट्स हैं वो धीरे 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 उसको आरी से काट रहा है। तो कल्चरल माफिया हैं ये। ओ माय गॉड जैसी फिल्म बनती है, बहुत सारी सीरीज ऐसी बनती हैं, मिर्जापुर का मैंने नाम लिया, बहुत सारी ऐसी सीरीज हैं जिसमें एक टीका भी दिखाएंगे, कलावा पहने भी दिखाएंगे, आपने रोरी टीका भी लगाया हुआ है, आपने हिंदू धर्म में हम जितने एक चिन्ह को पहनते हैं, हम कलावा पहन रहे हैं, हमने रुद्राक्ष पहनी हुई है, हम जितने इस तरह की चीजें अपने शरीर पे पहनते हैं, उन सब चीजों को पहने हुए एक व्यक्ति को दिखाएगा और उसको फिर मजाक उपहास के रूप में 3 घंटे में पेश करेगा। तो कल्चरल माफिया अगर इनको कहा नहीं जाए तो और क्या कहा जाए? भाई भारत में 26 लोगों को मार दिया जाता है, हमला होता है, कश्मीर में आतंकी घुसते हैं। कितने ऐसे बॉलीवुड के आपने देखा कि बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेसेस जो हैं तख्ती लेके खड़े हों, आई एम अशेम्ड एज हिंदू। कहाँ गई वो गैंग? वो गैंग कहाँ है? वो सारे गैंग जो तख्ती ले लेके खड़े हो जाते हैं बात बात पे, वो तख्ती वाली गैंग कहाँ है? बॉलीवुड के वो सारे लोग कहाँ हैं? फुहड़ फिल्में बना के भी एक दूसरे को ट्वीट पे कांग्रेचुलेशंस 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 का नाटक करते हैं और नारा लगाते हैं, लेकिन कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में बनती हैं तो उसके बारे में बात नहीं करते हैं। और तो और सिनेमा माफिया, हम बॉलीवुड माफिया की बात कर रहे हैं तो हम सिनेमा माफिया की बात क्यों नहीं करें? अच्छी फिल्मों को थिएटर नहीं देंगे, अच्छी फिल्मों को थिएटर नहीं मिलेगा। तो फिल्म अगर आई है और अच्छी फिल्म है जो देश में कुछ अच्छा परोसेगी, युवाओं को कुछ अच्छा बताएगी, उनको आप सिनेमा हॉल से नहीं देंगे। आप मतलब सावित्रीबाई फूले पे अभी एक फिल्म आई थी, मुझे लगता है बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कब फिल्म रिलीज हुई, कब फिल्म उतर गई हॉल से, अभी भी हॉल्स में है कि नहीं है। आपको ऐसी फिल्में देखने के लिए गाजियाबाद, गुड़गांव, बहुत दूर दूर या दिल्ली में भी 1-2 सेलेक्टेड सिनेमाज में भी लगता है। उसका कारण ये भी है कि समाज उसको देखना नहीं चाहता। समाज TRP वाली फिल्में देखना चाहता है, मसाले वाली फिल्में देखना चाहता है, मिर्जापुर की भरी हुई गालियों वाली सीरीज देखना चाहता है। तो बॉलीवुड जो परोस रहा है वो परोसते परोसते उन्होंने एक आदत डलवा दी है ऑडियंस को कि वैसी ही फुहड़ फिल्में, वैसी ही देश विरोधी फिल्में, वैसी ही फिल्में जो देश के खिलाफ बोल रही होंगी, वो फिल्में आप उसमें दिखाएंगे। आप फिल्मों में जब आप टीका, कलावा और रुद्राक्ष पहने हुए किसी महिला या पुरुष को आप दिखाते हैं तो आप क्या दिखाते हैं? आप उसको हिंदू धर्म से तो जोड़ते हैं, आप उसको सनातन धर्म से तो जोड़ते हैं। आपकी हिम्मत है क्या
कि टोपी, वो जालीदार टोपी वाली कोई फिल्म बना दीजिए और उस फिल्म को जरा रिलीज करके दिखाइए। मैं तो चैलेंज करती हूँ बॉलीवुड के जितने नेपोटिज्म वाले प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, नेपो किड्स हैं जितने, क्या वो ऐसा कर सकते हैं कि जालीदार टोपी वाली फिल्म रिलीज कर दें? देखिए सर तन से जुदा हो जाता है कि नहीं। देखिए इनके आका जो बॉलीवुड और पाकिस्तान में, बॉलीवुड के आका जो पाकिस्तान और दुबई में बैठे हैं, जो अभी भी बहुत जगह से फंडिंग कराते होंगे, क्योंकि बॉलीवुड तो हमेशा बदनाम रहा है अंडरवर्ल्ड की फंडिंग के लिए। इनकी फंडिंग बंद होती है कि नहीं? क्यों ये पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोल पाते? कितनी शर्म की बात है। अभी पाकिस्तान के जितने एक्टर एक्ट्रेसेस भारत आके काम करके यहाँ से जाते हैं, फिल्मों में, यहाँ की सीरीज में, यहाँ के एल्बम्स में, वो जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर शुरू हुई है और ये जब हमला शुरू हुआ, उसके बाद जब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई शुरू हुई है, वो पाकिस्तान में बैठ के भारत को कोस रहे हैं, भारत को गालियां दे रहे हैं। मैं तो उनको अच्छा कहूंगी, भाई वो भारत के लिए खराब हो सकते हैं, अपने पाकिस्तान के लिए तो अच्छे हैं, अपने पाकिस्तान के लिए तो अच्छा बोल रहे हैं। अपने पाकिस्तानी, जो उनकी पाकिस्तानी आतंकी आर्मी है, पाकिस्तानी आतंकी जो आर्मी है, उसके साथ तो खड़े हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान से इंडिया आते हैं, यहाँ पैसा कमाते हैं, यहाँ से पैसा कमा के करोड़ों रुपए यहाँ से लेके जा रहे हैं। लेकिन आप शर्म आनी चाहिए उन एक्टर एक्ट्रेसेस को बॉलीवुड के, जो भारत में बैठे हैं, भारत से कमाते हैं। आपको तो सीखना चाहिए पाकिस्तान के एक्टर एक्ट्रेसेस से कि जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो रही है तो वो अपनी सेना के साथ खड़े हैं, अपने देश के साथ खड़े हैं, ये जानते हुए कि उनका देश आतंकवादियों को पनाह देता है, ये जानते हुए कि उनका देश ऐसा है जो टेररिस्ट को अपनी गोद में बिठा के मलाई खिलाता है। लेकिन आप भारत में रह रहे हैं, भारत का खाते हैं, और कुछ एक्टर्स तो कह रहे हैं कि भारत में रह के डर लगता है, डर लगता है। आप सोचिए, वो भी वहां पे स्टेटमेंट दे रहे हैं जहां पे वो देश, वो तुर्की देश, वो टर्की देश जो ड्रोन प्रदान करता है पाकिस्तान को, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में जो ड्रोन आए वो मेड इन तुर्की थे। तो आप सोचिए कितने बेशरम लोग हैं। इनको तो पाकिस्तान के एक्टर एक्ट्रेस से सीखना चाहिए कि हमसे ज्यादा अच्छे तो ये जो ये अपने देश, अपनी कौम और अपने देश दोनों के लिए अच्छे हैं। आप भारत में रहते हैं, आप भारत माँ के गोद में पल रहे हैं, लेकिन आप पाकिस्तान के इंडिया की लड़ाई में एक ट्वीट नहीं कर पाते, आप अपने सरकार का मनोबल नहीं बढ़ा पाते, आप अपनी इंडियन आर्मी का मनोबल नहीं बढ़ा पाते, उस सेना का मनोबल नहीं बढ़ा पाते। और देखिए, मैं हमेशा कहती हूं और फिर कहूंगी आपके प्लेटफॉर्म पे, स्टॉप सेइंग हीरो हीरोइन। हीरो हीरोइन नहीं है ये। आपकी नौकरी जर्नलिस्ट की, आप जर्नलिस्ट की नौकरी कर रही हैं, मैं एक्टिविस्ट हूं, ये मेरी नौकरी है, ये मेरा पेशा है। भैया ये इनका पेशा है। एक्टर एक्ट्रेसेस, अभिनेता अभिनेत्री, ये इनकी नौकरी है, ये इनका पेशा है, इससे दाल रोटी कमाते हैं। हीरो हीरोइन कैसे हो गए ये? हमारा हीरो ये है, हमारे हीरो वो नकली सुपरस्टार, वो नकली जननायक, नकली खान्स, नकली कपूर, वो नकली लोग हैं। नकली मेकअप, नकली स्टंट, मतलब फाइट में वो खुद असली नहीं करते, फाइट भी इनका डबल बॉडी करता है, तो ये नकली लोग हैं। हीरो हमारा वो है जो सरहद पे बैठा है, हीरो हमारा वो है जो अपनी पत्नी को छोड़, अपने बच्चे को छोड़, अपनी माँ को छोड़ सरहद पे बैठ के हमारे देश के लिए लड़ रहा है। तो मैं तो हमेशा बात कहती हूँ कि आप सब लोग अपने संबोधन में भी एक्टर एक्ट्रेसेस बोलिए, हीरो हीरोइन मत बोलिए। हमने इनको सर पे चढ़ाया, हम इनको उतार देंगे, इनको बता देंगे कि भैया भारत में अगर रहना है, भारत का खाना है, तो भारत भारत ही करना है। अगर भारत में रह के चुप्पी साधी, मुंह में दही जमाया, हमें जनता को बेवकूफ मत समझिए। आप ये मत सोचिएगा कि अगर हम पाकिस्तान के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं तो हम विरोध में भी किसी के नहीं बोल रहे हैं। नहीं, आप बॉलीवुड, आप समाज का वो आईना है कि अगर आप एक छोटी सी एड भी कर देते हैं ना पान मसाले की, तो पान मसाले की सेल बढ़ जाती है। इसीलिए तो आप ऐड करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां आपसे ऐड क्यों कराती हैं? इसीलिए तो ऐड कराती हैं कि बड़े बड़े स्टार्स को लेके आइए, इनसे ऐड कराइए तो हमारी सेल बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब आप जो वो 2 मिनट 3 मिनट 3 सेकंड 4 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड की जो ऐड करते हैं, उस ऐड का भी इतना मतलब है, तो आपके ट्वीट का कितना मतलब होगा? आप अगर देश के साथ खड़े होंगे तो उसका कितना मतलब होगा? इंडियन आर्मी के साथ सामने खड़े होकर उनकी तारीफ करते नजर आएंगे तो कितना मतलब होगा? तो हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करिए। वो दिन चलेगा जब हम 500 रुपए की टिकटें लेके बड़े बड़े सिनेमा हॉल्स में जाएंगे और आपको करोड़पति बनाएंगे। अब हमें अगर पैसा खर्च करना है तो हम एक्चुअली अपने हीरो हीरोइंस पे खर्चा करेंगे। अगर भारत सरकार कल को देश से कहती भी है कि भाई आप हमारे इंडियन आर्मी के लिए मदद करिए, तो मुझे लगता है कि जितना टैक्स हम पे करते हैं, हम थोड़ा टैक्स और देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम पैसा और अपनी कमाई का खर्च अपने हीरो हीरोइन पे करेंगे, नकली एक्टर एक्ट्रेसेस पे नहीं करेंगे। लेकिन आजकल रील्स पे मैं देख रही हूँ, एक चीज मैं जिक्र करना चाहती हूँ, रियल देशभक्ति और एक है स्यूडो देशभक्ति। मतलब उसको काफी ज्यादा वो ट्रेंड में आ गया है कि कुछ लोग रील्स कहीं से भी निकाल रहे हैं, अपनी देशभक्ति जता रहे हैं, लेकिन असल में वो देशभक्ति नहीं है। देखिए, मुझे लगता है, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, आपके चैनल पे भी कहूंगी, थैंक्स टू सुशांत सिंह राजपूत। 2020 में जो घटना घटी उसके बाद पिछले, देखिए बॉलीवुड हमेशा उजागर होता रहा है। बीच बीच में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती रही,
टी सीरीज के जो मालिक थे, वो कितने देवी देवताओं पे गाने बनाते थे, भजन कीर्तन। अनुराधा पौडवाल जी, हमारे बचपन में वो एरा देखा है हमने, जो इस तरह के गाने आते थे, भजन आते थे। ये जो पैसा कमाते थे उससे कहीं लंगर चला रहे हैं। आज भी मतलब मुझे लगता है कि वैष्णो देवी में टी सीरीज का लंगर आज भी चलता है वहां पे कटरा में। तो ये सारे वो लोग थे जिनको एक्चुअल देशभक्ति थी, जो देश से प्यार करते थे। टी सीरीज मुझे फेमस ही शायद इसीलिए हुआ करता था। अब समय बदल गया। मेरा गुलशन कुमार जी की मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने देश को बहुत कुछ दिया, इतने अच्छे अच्छे भजन जो हमने अपने बचपन में सुने हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं ये जो नकली भारत माता की जय बोल के ये नकली स्लोगन्स बोलते हैं, देश भारत माता की जय दिल में है, रगों में है। भारत और भारत की जो हमारे जो भारत है वो हमारी रगों में बहता है। लेकिन जो नकली एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, जब वो बोलते हैं वो पूरी तरीके से समझ में आता है। लेकिन मैं तो खुश इसलिए हूं कि कहीं ना कहीं इनको ये पता चल गया है कि इस समय जो देश की हवा है और जो देश का रुख है वो राष्ट्रवाद की तरफ है, वो भगवा की तरफ है। अगर आपने देवी देवताओं का मजाक बनाया तो ओ माय गॉड को 500 करोड़ नहीं मिलेगा। आपने अगर ऐसी सीरीज बनाई जिसमें देवी देवताओं का मजाक बनाया, आपने अगर कलावा से लेके भगवा से लेके किसी का आपने अभद्रता से किसी को पेश किया अपने सिनेमा हॉल्स में, तो आपके ऊपर एफआईआर भी होगी, आपके ऊपर केस भी होगा। और 500 करोड़ 100 करोड़ तो भूल जाइए भाई साहब, आपकी फिल्में सुपर डुपर फ्लॉप होंगी। तो वो कहीं ना कहीं डर भी बॉलीवुड में आ चुका है। आप देखिए ना कि रातों रात अब ऐसी फिल्में बनने लगी, जो आपने जिक्र अभी किया, रातों रात अब ऐसी फिल्में बनने लगी हैं जहां पे भारत की बात करेंगे, जहां पे सेना के पराक्रम की बात करेंगे, जहां पे भारत माता को दिखाएंगे, जहां भारत माता की जय के नारे लगाएंगे, जहां वंदे मातरम के नारे लगाएंगे। तो वो जो डर है, ये डर बहुत अच्छा है और मैं बहुत खुश हूं कि कहीं ना कहीं नकली ही सही, लेकिन अब इनको समझ में आ गया है कि देश की जनता को बरगलाना आसान नहीं, देश के युवाओं को बरगलाना आसान नहीं, क्योंकि देश के युवाओं में कहीं ना कहीं पिछले कई सालों में, थैंक्स टू द गवर्नमेंट, मैं बार बार कहूंगी थैंक्स टू द गवर्नमेंट, और कहीं सरकार के प्रयासों की वजह से, कहीं जो फिल्में बन रही हैं उनकी वजह से, बहुत सारे आप जैसे जर्नलिस्ट, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट, बहुत सारे न्यूज चैनल अब खुल के बोलते हैं। अब चाहे वो व्हाइट कॉलर नेता हो, चाहे वो बॉलीवुड के तख्ती वाले हीरो हीरोइन, जिनको हीरो हीरोइन कहा जाता है, एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, जो वो तख्ती वाले भी जेएनयू से, कुछ तो जेएनयू से, बिल्कुल जेएनयू से हैं, और तख्ती लेके खड़े हो जाते हैं, वो सारे लोग एक्सपोज हो चुके हैं। तो ये डर बहुत अच्छा है और मुझे लगता है अगर ये डर कायम रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि बॉलीवुड की हर दूसरी फिल्म भारत माँ पे बना करेगी, भारत के असली हीरोज पे बना करेगी। अब नकली फिल्मों, नकली हीरो और वो नकली स्क्रिप्ट की जो एरा था, वो एरा खत्म हो गया है। लेकिन बॉर्डर जैसी फिल्म देखी नहीं, मतलब अब जो फिल्म आ रही है देशभक्ति से जुड़ी आ रही है, लेकिन वो एक जो एरा था वो ऐसा लग रहा है खत्म हो चुका है। युवाओं को जोड़ने के लिए ऐसा किया जा रहा है, या फिर वो सोच रहे हैं कि हम जो परोसेंगे वही युवा पसंद करेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि अब वो जो परोसेंगे सिर्फ युवा वही देखेंगे। तो युवा ने बहुत सारी फिल्में रिजेक्ट कर दी, बड़ी बड़ी फिल्में आई, औंधे मुंह गिरी, बहुत बड़े खान्स, कपूर, जौहर्स, बहुत सारी ऐसी फिल्में आई जो नहीं चली। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनको बॉक्स ऑफिस पे जो हिट मिलना चाहिए था वो हिट नहीं मिल रहा है। आप देखिए ना, कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म सुपर डुपर हिट होती है, पहले उनको सिनेमा नहीं मिलता, बाद में उनको सिनेमा मिलना शुरू होता है। मैं कश्मीर फाइल्स जब देखने गई तो दिल्ली में देखी मैंने, और कश्मीर फाइल्स में सिनेमा हॉल के बाहर यूथ खड़ा था, युवा खड़े थे, और सिनेमा हॉल खुलने से पहले जब आप वेटिंग एरिया में वहां वेट कर रहे होते हैं, जहां पॉपकॉर्न लेके हम खड़े रहते हैं, वहां पे भारत माता की जय, वंदे मातरम, वो नारे लग रहे थे। मतलब ये बोलते बोलते भी मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। आप सोचिए कि वो जो माहौल मैंने देखा, मैंने अपने बचपन से लेके आज तक कभी किसी सिनेमा हॉल के आगे वो माहौल नहीं देखा, वो जज्बा नहीं देखा मैंने, कि मतलब अभी फिल्म शुरू नहीं हुई, फिल्म देखी नहीं, फिल्म अभी देखने जा रहे हैं, लेकिन नारे लग रहे हैं देश के, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। मतलब वो चारों तरफ का जो माहौल था, वो ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने सुखदेव, भगत सिंह और ये सब आके खड़े हो, क्या वो मंजर रहा होगा। मुझे वो मंजर ऐसा दिखा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज जो एक एरा है, जो इस समय फिल्में चल रही हैं, हाँ ये जरूर है कि अभी बदलाव की बहुत जरूरत है, और उसमें बॉलीवुड अपना एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। बॉलीवुड में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, देखिए कश्मीर फाइल्स की हम बात कर रहे हैं, केरला स्टोरी की बात कर रहे हैं, किसी भी ट्विटर अकाउंट पे मैंने बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को केरला स्टोरी के बारे में लिखते नहीं देखा। बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने केरला स्टोरी की तारीफ की। अच्छा, केरला स्टोरी में क्या गलत दिखाया?
आपको पता है फिल्में सेंसर बोर्ड से आती हैं, सेंसर बोर्ड से पास होके आती हैं, बहुत सारी फिल्मों के सीन काट दिए गए होंगे, लेकिन इसके बावजूद जो केरला स्टोरी में दिखाया है, क्या वो पर्याप्त नहीं है लोगों की आंखें खोलने के लिए? बल्कि लेकिन एक समाज उसका भी विरोध करता है, कहते हैं कि नैरेटिव बनाकर पेश किया भाई गया, ऐसा मैं कुछ तो नहीं। कह रही हूँ केरला स्टोरी जब बनी है, केरला स्टोरी में जिन बच्चियों के साथ, जिन बेटियों के साथ जो घटनाएं घटी हैं, आप बीती लोगों ने सुनाया है। आपको पता है केरला में क्या क्या हो रहा है? अभी तो वक्फ बोर्ड पास हुआ है, तो आपको पता ही है कि पूरा गांव वक्फ की प्रॉपर्टी कह ली जाती है। तो इस तरह की समस्याएं समाज में है ना, पनप रहा है। तो जिनके साथ जो घटनाएं हुई हैं कि यहाँ पे अफेयर हुआ, लव जिहाद का मामला था, फिर उनको कैसे बाहर लेके गए, सीरिया लेके गए, उनके साथ क्या क्या हुआ, उनका बलात्कार हुआ, सामूहिक बलात्कार हुए उनके साथ, उन बेटियों ने, उन भारत की बेटियों ने किसी तरह जो बच पाई, कुछ तो बच नहीं पाई, वापस भी शायद बहुत सारी बेटियां हैं जो नहीं आ पाई होंगी, लेकिन जो आ पाई, जिन्होंने अपनी आप बीती बताई, जिन्होंने बताया कि उनके साथ क्या हुआ, आप कैसे झुठला देंगे? आप कश्मीर फाइल्स के गिरिजा टिक्कू को कैसे झुठला देंगे? आप कैसे बताएंगे कि गिरिजा टिक्कू के पड़ोसी जो उनके साथ रहते थे, उनके घर वो चाय पीने जाती हैं, मतलब जो स्टोरी जो हम लोगों ने सुनी है, फिल्म में देखी, वो चाय पीने जाती हैं, अपनी सैलरी लेने जाती हैं गिरिजा टिक्कू, क्योंकि वो जम्मू में शिफ्ट हो गई थी जब वहां पे दंगे चल रहे थे, सैलरी लेने जो आती हैं, जो अखबारों में मैंने पढ़ा, फिल्म में थोड़ा डिफर दिखाया, लेकिन फिल्म में भी दिखाया कि जिसके घर वो बैठ के जाती हैं, जो उनके साथ बैठा होता है उनका पड़ोसी होता है। तो गिरिजा टिक्कू जैसी महिला जिसके 2 बच्चे 3 बच्चे हैं, शादीशुदा है, उसका सामूहिक बलात्कार होता है, सामूहिक बलात्कार होने के बाद जिंदा आरी पे रख के काट दिया जाता है उस महिला को। तो गिरिजा टिक्कू क्या हम मानेंगे नहीं गिरिजा टिक्कू के साथ ये हुआ था? क्या जो महिला जिसका परिवार खुद हर 19 जनवरी को जंतर मंतर पे खड़े होके जो कश्मीरी पंडित वहां पे बोलते हैं, और अगर आज उन पे फिल्में बन रही हैं तो क्यों बुरा लग रहा है? हाँ, मैं जरूर मानती हूँ कि बॉलीवुड का 10% 20% ही ऐसा एक वर्ग होगा जो इस तरह की फिल्मों को बनाने की हिम्मत जुटा पा रहा है, साहस जुटा पा रहा है। बहुत कम सिनेमा हॉल मिल रहा है, चैलेंज है उनके लिए कि पहले तो फिल्म बनाना चैलेंज है, उनका विरोध होता है, सेंसर बोर्ड में फिल्में कट जाती हैं, सारे सीन्स आप दिखा नहीं सकते। इसके बाद सिनेमा हॉल्स में वो फिल्में आती हैं, सिनेमा हॉल्स में फिल्में नहीं मिलती हैं, सिनेमाज नहीं दिया जाता, उनको सिनेमा ज्यादा नहीं मिलती, तो उनको चैलेंज मतलब मुझे लगता है स्क्रिप्ट चुनने से लेके फिल्म रिलीज तक, और इसके बाद उनके खिलाफ FIR हो जाती है। कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी जैसी फिल्में जिन्होंने बनाई हैं, उनके ऊपर देश भर में कई जगह केसेस हुए हैं, कई जगह FIR हुई हैं, कई जगह वो लॉ के बीच में बेचारे अभी तक वो, मुझे लगता है कि सिनेमा हॉल्स जितना वो मतलब अगर हकीकत दिखाने की कोशिश करेंगे तो आप कानून के आड़े में आएंगे, आपके ऊपर FIR हो जाएगा, आप अदालतों के चक्कर काटेंगे, आप 2 दिन शूटिंग पर जाएंगे, 5 दिन आप अदालतों के चक्कर काटेंगे। लेकिन सच दिखाना पड़ेगा। थैंक्स टू शर्मिष्ठा, जिसने, मैं फिर कह रही हूं, शब्दों का चयन गलत हो सकता है। आप किसी के देवी देवताओं के बारे में ना बोलें। मैं बार बार हिंदू देवी देवताओं के बारे में कह रही हूं, तो मैं ये भी कह रही हूं कि आप किसी के नबी पे नहीं बोले, आप जीसस क्राइस्ट के बारे में नहीं बोले, आप किसी के देवी देवताओं के बारे में नहीं बोल सकते, आपको वो अधिकार नहीं है। लेकिन जब आपके देवी देवताओं के बारे में कोई बोले तो आप उठिए, आप खड़े होइए, आप आवाज उठाइए, आप बोलिए। आप अगर नहीं बोलेंगे तो इसी देश में जो कश्मीर में हुआ, जो केरल में हुआ, जो असम में हुआ, जो बंगाल में हो रहा है, पूरे देश में यही होगा। और हिंदू बेटे बेटियों को खुद जगना पड़ेगा। हिंदू बेटी, मैं बहुत खुश हूं शर्मिष्ठा, मैं तो आई एम सपोर्टिंग हर, और मैं जानती हूँ कि देश के बहुत सारे युवा उसको सपोर्ट करें। अगर हम शर्मिष्ठा पनोली को सपोर्ट नहीं करेंगे और ऐसे ही डरते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब सर तन से जुदा वाली जो गैंग है वो आपके दरवाजे पे तलवारें लेके खड़ी रहेगी, और वो तलवारें आपके गले पे काटी जाएंगी, आपको मारा जाएगा। बहुत जरूरत है कि आप उसके खिलाफ, आप ऐसी सोच है, जो आतंकवादी सोच है, जो ऐसे कट्टर लोग हैं, उनके खिलाफ आप खड़े हो। जिस तरह से आप बोल रही हैं, आपका ना सिर्फ आप बोल रही हैं, आपका पूरा एक्स हैंडल बोल रहा है, तो आप एक ट्रेंडिंग चेहरा हैं। क्या कभी आपको इन सब के लिए, जैसे आप आवाज उठाती रही हैं, कभी दबाव बनाया गया किसी भी तरह का? देखिए, एक्टिविस्ट होना, एक्टिविस्ट का दूसरा नाम होता है फाइटर। हमें सुबह से शाम तक लड़ना ही होता है। और देखिए, मैं काशी से आती हूँ, जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई की इतनी बड़ी हिस्ट्री है काशी से। तो हम मैं पूरे भारत के लिए कहूंगी कि भारत की बेटियां किसी से नहीं डरती। अब लेकिन क्योंकि मैं काशी से हूं तो मैं काशी से कहती हूँ, मैं किसी के अब्बू जान से तो बिल्कुल नहीं डरती। ये जो गैंग है ना अब्बू जान वाली, ये मैं इससे बिल्कुल भी नहीं डरती। मैं भारत की बेटी हूँ, मैं काशी की बेटी हूँ, और मुझे बहुत गर्व है कि काशी ने
मतलब आपका कहने का मतलब है इनडायरेक्ट वे में कि ऐसा दबाव बनाया गया, दबाव भी बनता है, आपको पर्सनली अटैक भी करते हैं, आपको आपके बारे में ओछी बातें की जाती हैं, आपके सोशल मीडिया पे गंदी गंदी गालियां भी लिखी ट्रोल्स, मैंने जाती देखा हैं। कमेंट पूरा ट्रोलर से भरा हुआ है। आप गंदी गालियां भी लिखी जाती हैं। आप इंटरव्यू में अगर आप मेरा करेंगे और पिछले इंटरव्यूज मेरे देखेंगे तो इंटरव्यूज के नीचे जो मैसेजेस आते हैं उसमें मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में, मेरे माँ बाप के बारे में, मेरे छोटे छोटे भतीजे भतीजियों के बारे में, मेरे परिवार के उन माइनर बच्चों के बारे में भी जो छोटे हैं अभी, उनको पता ही नहीं है, लेकिन उनके बारे में भी उल्टी सीधी बातें लिखना, गालियां देना, मुझे गालियां देना, मेरे पिता को गालियां देना, मेरी माँ के बारे में गालियां लिखना। मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो पोस्ट की थी, उस पर मैंने अब्बू जान के बारे में कहा था कि भाई ये जो ताजमहल है और ये सब, ये भारत की संस्कृति है, भारत में बना है, भारत के लोगों ने बनाया, भारत की मिट्टी ने बनाया, भारत के पैसे से बनाया, किसी के अब्बू जान ने नहीं बनाए। लोगों को बहुत तकलीफ हुई, इसमें मुझे गालियां लिखी गई, मेरे बारे में बहुत उल्टी सीधी चीजें लिखी गई। मुझे जितना भी आप मतलब जिन शब्दों का चयन जो मैं कह रही हूँ, जितने गंदे शब्दों का चयन हो सकता था गालियों में, वो सब किया गया। तो आपके ऊपर प्रेशर आता है, आपके सोशल मीडिया से प्रेशर आता है। आप हम ऑफिस के कार्यालय के जो लैंडलाइन है उस पर फोन करके भी लोग गालियां देते हैं, तो उस पर हमने बाद में कॉलर आईडी भी लगवाई। लेकिन कितने लोगों के ऊपर हम एफआईआर करेंगे? वो तो चाहते ही हैं कि हम उनके ऊपर एफआईआर करें, हमारी एनर्जी उधर वेस्ट हो। मेरी एनर्जी उधर वेस्ट होगी नहीं, मेरी एनर्जी वेस्ट होगी इन जो आतंकवादी सोच के लोग हैं, ये जो अब्बू जान वाली गैंग है, ये जो टुकड़े टुकड़े वाली गैंग है, ये जो वो गैंग है जो वो सरतन से जुदा करने की बातें करती है, वो जो गैंग है जो बॉलीवुड में बैठी है, वो जो गैंग है जो जेएनयू में नारे लगाती है, वो सारे गैंग के खिलाफ करने में मेरी एनर्जी जाएगी। मेरी एनर्जी इनके पीछे बिल्कुल भी नहीं जाएगी। और डरती तो मैं किसी के बाप से नहीं हूं, बिल्कुल क्लियर। ये चैलेंज है कि मैं किसी से नहीं डरती। एक्टिविस्ट हूं देश के लिए, भारत के लिए। जब भी कोई बात आएगी तो सबसे पहले एक्टिविस्ट मैं आपको मिलूंगी। जो देश के विरोध में काम कर रहे होंगे उनके खिलाफ खड़े होने के लिए सबसे पहले मैं खड़ी रहूंगी। और जैसा कि आपने स्टार्टिंग में भी कहा था कि ये हमारे ही देश में बड़ी विडंबना है कि जब कोई सच के लिए या फिर सही के लिए आवाज उठाता है तो एक बड़ी लॉबी तैयार रहती है। और जैसा कि आप भी बता रही हैं कि पूरा आपका जो कमेंट सेक्शन मैंने देखा है पूरा ट्रोल से भरा हुआ है या फिर इस तरह की बातें। और आप बता भी रही हैं अभी कैमरे पे कि आपके भतीजे भतीजियों को धमकी दी जाती है इस तरह के। तो कभी किसी ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया, किसी ऐसी धमकी का जिससे आपको लगा हो कभी कि अब थम जाना चाहिए? देखिए, गालियां तो इतनी अभद्र आती हैं और ऐसे शब्द आते हैं। और जब अफगानिस्तान में तालिबान का केस हुआ था, अब तालिबान ने जब टेक ओवर किया, उस समय हम लोग रोज नेशनल टेलीविजन पे बैठते थे, तो उस समय पाकिस्तान के भी बहुत सारे बैठते थे, हमारे आर्मी के लोग बैठते थे, उनकी आर्मी के लोग बैठते थे। उस दौरान मुझे याद है कि ऑफिस के नंबर पे, क्योंकि ऑफिस का नंबर लोगों को लगता है कि वो मेरा नंबर है, वो मेरे सहयोगियों का नंबर है, टीम का नंबर है। ऑफिस के नंबर पे पाकिस्तान के एक नंबर से जो भी मैं सोशल मीडिया पे तस्वीरें पोस्ट करती थी अपने अपने परिवार की, पुरानी नई, वो फोटोज पोस्ट कर करके उल्टी सीधी गालियां, उल्टी सीधी बातें लिखते थे। कई बार जैसे मेरी सिस्टर के, मेरी बड़ी दीदी के फोटो डाल के उल्टा सीधा लिख देते थे। मेरी कोई भी फोटो कल की परसों की, तो मुझे लगता था कि मेरा सोशल मीडिया एक्टिव है, उससे फोटोज निकाल के, और जो वो व्हाट्सएप नंबर था वो भी पाकिस्तान का ही व्हाट्सएप नंबर था। तो मैं तो अफगानिस्तान का समर्थन कर रही थी, मैं तो तालिबान के खिलाफ बोलती थी। लेकिन पाकिस्तानियों को इतनी प्रॉब्लम उससे क्यों हुई कि वो मेरे परिवार की फोटोग्राफ निकाल के, तो कहीं ना कहीं अपने लिए तो नहीं लेकिन परिवार के लिए एक सेकंड के लिए हम सोचते जरूर हैं, डरते तो नहीं। और थमने की बात तो ही नहीं। मैंने आपको क्या कहा कि रानी लक्ष्मीबाई का लहू है भारत की बेटियों में, तो वो तो सवाल ही, हमने जीजा भाई और भारत माता की जय कहने वाले लोग हैं, हमें तो फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन परिवार का जब मामला आता है तो जरूर एक दो बार हम लोग सोचते हैं। लेकिन उसकी हमने पुलिस में कंप्लेन भी की थी, और कुछ टाइम के बाद वो पुलिस ने जो भी एक्शन लिया हो, दिल्ली पुलिस ने, और फिर वो व्हाट्सएप आना बंद हुआ। लेकिन हाँ, कई बार मैं तो अपने सोशल मीडिया पे अपने परिवार को, सबको हमेशा कहती हूँ कि मेरे सोशल मीडिया पे नहीं है, मेरी फैमिली मेरे सोशल मीडिया पे नहीं है। मैं कई बार अपने घर में बोलती हूँ कि सोशल मीडिया पे अगर हम लोग कुछ पोस्ट करते हैं और नीचे अगर गालियां आए तो परिवार को दुख होता है। तो कई बार यंग एज के जो बच्चे परिवार में, वो क्या कहते हैं कि इसका मौसी हम बोलेंगे या बुआ हम बोलेंगे, तो उनको मना करना पड़ता है, नहीं, पहचानना भी मत, मेरे घर से हो, मेरे परिवार से हो, मेरे भाई हो, मेरे बहन हो, पहचानना भी नहीं है। तो सोशल मीडिया पे परिवार को हम नहीं रखते, क्योंकि मुझे पता है कि हम लड़ सकते हैं, हम खुद के लिए तो लड़ सकते हैं, परिवार का जहाँ नाम आता है वहाँ एक सेकंड के लिए सोचना पड़ता है। लेकिन
जितनी बहादुर, मुझे देश में बहुत बहादुर कहा जाता है, ये आप ही लोगों ने खिताब दिया है मुझे, लेकिन जितनी बहादुर मैं हूँ उतना ही बहादुर मेरा परिवार है। शायद उसी कारण मैं यहाँ पे बैठी हूँ, और मैं जो इतनी बेफिक्री से, जो मैंने कहा कि मैं किसी के बाप से नहीं डरती, तो वो जो हिम्मत है वो परिवार ने दिया है। तो जो मुझसे या मेरे परिवार से पंगा लेगा वो उसके लिए बहुत उल्टा पड़ेगा। क्या बात है। आपने सुशांत सिंह राजपूत केस में भी लंबी लड़ाई लड़ी, आवाज उठाई, लेकिन क्या आपको लगता है कि आज भी इस केस में न्याय अधूरा है? देखिए, मैं इस केस को 2 एंगल से देखती हूँ। एक्टिविस्ट के तौर पे हम लोग बहुत सारे केसेस के लिए लड़ते हैं, बहुत सारे केसेस पे अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत का केस ऐसा है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैंने अपने पिछले 10 वर्षों में 2014 में मैंने नौकरी छोड़ी, 2014 से मैं काम कर रही हूँ। इसके पहले मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी में थी, MBA हूँ। 2014 में मैंने अपने घर में बिना बताए नौकरी छोड़ी, और 2014 से 2025 11 वर्ष हो गए। 11 वर्ष में मैंने बहुत सारे केसेस पे अपनी आवाज़ बुलंद की, वॉइस रेज की, मीडिया में गई, डिबेट्स की, इंटरव्यूज़ किए। लेकिन सुशांत का केस ऐसा है जिसके लिए मैं बार बार कहती हूँ कि अगर एक सुशांत का केस सॉल्व होता है, और होगा, ज़रूर होगा, तो मुझे लगता है कि देश में जो इतनी प्रॉब्लम्स आज चल रही है, हमने जितनी प्रॉब्लम्स की बात आपके पूरे पॉडकास्ट में की है, 50% प्रॉब्लम सुशांत के केस से दूर हो जाएंगी। ड्रग्स की बात कर ले, हम कास्टिंग काउच की बात कर ले, नए युवती जो नौकरी के लिए बॉलीवुड जा रहे हैं, चाहे वो एक्टर एक्ट्रेस बनने जा रहे हैं, चाहे बिहाइंड द कैमरा किसी नौकरी के लिए जा रहे हैं, चाहे वो बच्चे जो देश में बड़ा सपना लेके देश के कोने कोने, गांव गांव से वहां पहुंचते हैं बॉलीवुड में, और क्योंकि वो नेपोटिज्म का प्रोडक्ट नहीं है, उनके कोई परिवार का कोई व्यक्ति वहां बहुत बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं है, उनके बाप दादा वहां नहीं बैठे हैं, इसलिए वो बड़ी फिल्मों में हीरो हीरोइन नहीं बन सकते, एक्टर एक्ट्रेस नहीं बन सकते, या काम नहीं कर सकते। वो सारी जो समस्याएं हैं, किस तरीके से वहां झेलते हैं, किस तरीके से उनको परेशान किया जा सकता है, किस तरीके से उनको नीचा दिखाया जाता है, किस तरीके से उनको मजबूर कर दिया जाता है कि वो बॉलीवुड में काम ना करें, छोड़ के अपने गाँव वापस आ जाए। सुशांत का केस मेरे लिए दिल के बहुत करीब है, और मुझे लगता है कि सुशांत के केस में न्याय अभी तक हुआ है, आगे भी होगा। न्याय कैसे हुआ, ये लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं। एक ऐसा परिवार, मैं नाम नहीं लूंगी लेकिन पूरी दुनिया जानती है, एक ऐसा परिवार, एक बेबी पेंगुइन, बाबा पेंगुइन, जो हम लोग कोट करते थे, हमेशा चैनल्स पे बोलते थे, एक बाप बेटे की ऐसी राजनीतिक दल और सरकार, उसके 2 टुकड़े हुए। आप सत्ता से गए, किसी ने सोचा नहीं था कि महाराष्ट्र जैसी जगह में, जहां एक परिवार इतने इज्जत मान सम्मान, जहां लोग इतना आपको प्रेम करते थे, आपके पूर्वजों को इतना प्रेम करते थे, आपको उस कुर्सी से निकाल फेंकेगी जनता। आपको उठा के फेंक दिया, आपकी पार्टी के 2 टुकड़े हुए। और मुझे ऐसा लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद जनता का श्राप रहा, और सुशांत सिंह राजपूत का खुद श्राप रहा, जो वो ऊपर से रोज देता होगा, आई एम श्योर। क्योंकि मेरे लिए तो इस पूरे केस के दौरान वो मेरे मतलब परिवार की तरह ही हो गया, कि हम खुद 4 बहनें और एक भाई हैं, तो मैं सोचती हूँ कि 4 बहनों का एक भाई हो, और भगवान ना करे किसी परिवार के साथ ऐसा कुछ हो जाए, तो वो परिवार के साथ क्या बीतती है वो महसूस करना बहुत मुश्किल है। मैं उनकी बहनों से भी कई बार बात करती हूँ, दीदी लोगों से भी बात करती हूँ, तो मेरा एक बहुत इमोशनल कनेक्शन उस परिवार के साथ। मैं पटना गई थी, तो मैं उनके पिता से भी मिलने गई थी, उनके घर, और एक बुजुर्ग पिता आज भी उस आंगन में बैठे हुए अपनी बेटे के न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन वो बहुत कॉन्फिडेंस है कि न्याय मिलेगा। और हम सब लोग यही कहते हैं कि अंकल आप अपना आशीर्वाद रखिए हम सब लोगों के साथ, 100% न्याय मिलेगा। तो सुशांत के केस में न्याय हुआ है। एक घमंडी, ऐसे लोग जिनको लगता था कि हम तांडव करके, हम किसी पत्रकार को जेल में डाल के, हम किसी एक्टिविस्ट को जेल में डाल के, मराठी फिल्म की कोई एक्ट्रेस कुछ लिख देगी तो उसको 4 महीना जेल में डाल दीजिए, किसी ने पॉडकास्ट कर दिया उसको जेल में डाल दीजिए, कोई एक्टिविस्ट बोल रहा है उसके खिलाफ FIR कर दीजिए, कोई बड़ा पत्रकार है उसको तिलोजा जेल में डाल दीजिए। ये सब कुछ जो उन्होंने तांडव किया, और अपनी सरकारी मशीनरी का प्रयोग करते हुए किया, उनके चाहे गृह मंत्री साहब हो उस समय के, चाहे परमवीर सिंह दिल्ली पुलिस कमिश्नर रहे हो, जो तांडव इन्होंने किया है, और जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के केस में 15 दिन तक घर खुला छोड़ना, क्राइम सीन को सीज नहीं करना, बहुत सारी इस तरह की चीजें हुई जो लोगों को पता है कि किसको बचाया जा रहा था। पावरफुल फोर्सेस थी, अगर पावरफुल फोर्सेस ना होती तो क्यों ऐसा होता कि कोई अभिनेत्री भी अगर बोल रही है सुशांत सिंह राजपूत के केस में तो उसका दफ्तर तोड़ दो, उसका घर तोड़ दो, किसी को जेल भेज दो। वो डर क्या था, क्या ऐसा डर था जिसको सुशांत सिंह राजपूत का केस जो भी बोलता था उसको गायब कर दो?
चाहे जेल में डाल दो, चाहे मुंह बंद करा दो, चाहे कुछ भी ऐसा कर दो कि वो बेचारा अपने में ही फंसा रहे। तो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के केस में न्याय तो इसलिए मिला है क्योंकि एक घमंडी पार्टी, एक ऐसे लोग जो सोचते थे कि हम ही सर्वे सर्वा हैं, पूरा महाराष्ट्र हमारे बाप की बपौती है, तो वो सारे लोग आज गायब हैं, कहीं है ही नहीं, और जनता उनके बारे में जानती है, एक्सपोज हैं। तो कभी सत्ता में आएंगे कि नहीं, हो सकता है कभी एमएलए पार्षद वार्षद बन के कोने में पोस्टर वोस्टर चिपकाते आपको दिख जाए, बस उतनी ही हैसियत उनकी रह जाएगी। वो बॉलीवुड पे आ जाते हैं, जो बार बार न्याय की बात करते हैं। बॉलीवुड खत्म हो गया, केरला फाइल्स, केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में आने लगी। इनकी हिम्मत नहीं है देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हुए कोई फिल्म बना लें। बहुत सारे लोग जो हवाला के से बॉलीवुड में पैसे लेके आते थे, इस पर्टिकुलर केस में ईडी भी इन्वॉल्व हुई, एनसीबी भी इन्वॉल्व हुआ, एनआईए भी इन्वॉल्व हुआ, कई तरह की जांच इन्वॉल्व हुई, सीबीआई है। तो मुझे लगता है देश के सारे बड़ी एजेंसीज तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में इन्वॉल्व रही हैं। केस के बाद ये भी देखा कि जो बॉलीवुड का एक मुखौटा था वो भी मतलब हटा, बेनकाब हुआ। भाई मैं तो ये सीधे कह रही हूँ कि मैं अपनी बात कर रही हूँ कि जब हम स्कूल कॉलेज में जाते थे, हम आज जिनको एक्सपोज कर रहे हैं यहाँ बैठ के, एक जमाने में, एक समय में हम भी उनके प्रशंसक हुआ करते थे, बचपन बीती है उनकी फिल्में देखते हम बड़े हुए हैं। लेकिन अब समझ में आता है कि हे भगवान, हमें क्या दिखाते थे, क्या देखा है हमने, हम क्या देख के बड़े हुए हैं। सब नकली, मेकअप नकली, एक्टर नकली, एक्ट्रेस नकली, डायलॉग्स नकली, स्क्रिप्ट नकली। वो ओ माय गॉड जैसी फिल्मों में हम ताली बजा रहे थे, अब समझ में आता है कि अरे उसमें तो शिव जी का और कृष्ण जी का मजाक उड़ा रहे हैं। मतलब आमिर खान साहब फिल्म बना रहे हैं जिसमें शिव जी भागते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब वो क्या है, हम शिव जी का मजाक उड़ा रहे हैं, हम महादेव का मजाक उड़ा रहे हैं। और सुशांत के केस में तो हमेशा मैं कहती हूँ कि देखिए, सुशांत बहुत बड़ा महादेव का भक्त था और तांडव होगा, बॉलीवुड में तांडव हो रहा है। बॉलीवुड नतमस्तक है जनता के आगे। आज फिल्में बनाने में और फिल्में क्या परोसनी है उनको सोचना पड़ता है। उनको भी पता है कि अगर ऐसी फिल्में आएंगी जिसमें हम देश के सुपर हीरोज के बारे में बता रहे हैं तो वो तो फिल्म चलेगी, लेकिन अगर हम कोई ऐसी फिल्म दिखा रहे हैं जिसमें हम अपनी धरोहर, अपनी संस्कृति, अपने समाज को गिरा रहे हैं, वो फिल्में नहीं चलेंगी। तो सुशांत ने बॉलीवुड के गटर को साफ किया जाते जाते भी। मैं तो हमेशा कहती हूँ, भगत सिंह जी 23 साल में फांसी चढ़े तो पृथ्वी पे, देश में, भारत की गोद में पैदा हुए एक बहुत बड़े मकसद के लिए। ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत का जन्म भारत में सिर्फ इसलिए हुआ था कि बॉलीवुड को एक्सपोज करो, नहीं तो ये तो हवाला से फिल्में बनाते रहेंगे। ये तो कभी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलेंगे क्योंकि इनकी फिल्मों में हवाला के पैसे लगते हैं, दुबई से पैसे, यहाँ से पैसे, सब। ये तो पिछले 10 थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑल्सो कि जो अच्छी फिल्में बना रहा है, अच्छा काम कर रहा है, चाहे वो कोई हो, कपूर हो, खान हो, जौहर हो, विवेक अग्निहोत्री हो, कोई जो अच्छी फिल्में बनाएगा, जो देश के बारे में अच्छी चीजें परोसेगा, देश के युवाओं को कुछ सिखाएगा, उसकी फिल्मों के लिए वेलकम है। बात तो बहुत सारी स्टेट्स टैक्स फ्री कर देती है। देखिए योगी जी ने कितनी फिल्में टैक्स फ्री कर दी, आप देखिए ना फिल्म, क्या दिक्कत है। लेकिन ऐसे लोग जो देश में फुहड़पन परोसेंगे, युवाओं को बरगलाएंगे, गलत रास्ते पे लेके जाएंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे वाली गैंग को अपना हीरो बनाएंगे, शर्जिल इमाम को अपना हीरो बनाएंगे, इनके ऊपर फिल्में दिखाएंगे, इनके साथ समर्थन करेंगे, इनके लिए तख्ती लेके खड़े होंगे। जनता अब इनको पूरी तरीके से नकार चुकी है। जनता उन्हीं के साथ खड़ी है, भारत का युवा उसके साथ खड़ा है जो देश के साथ खड़ा है। तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में बहुत न्याय हुआ और अभी लेकिन असली न्याय बाकी है। अभी तो केस चल रहा है, तो बहुत सारा न्याय बाकी है। लेकिन बॉलीवुड की गंदगी सुशांत ने साफ की। बॉलीवुड में जिस तरीके से ड्रग्स बहता है और वो जो पूरा एक नेक्सस काम करता है, एक जो पूरी लॉबी काम करती है, वो उसको भी उजागर किया। जो बाहर के लोग फिल्मों में जाते हैं, बाहर के लोग मतलब जिनके जैसे, क्योंकि बॉलीवुड के तो लोग जो वहाँ बैठे हुए हैं उनको अपनी बपौती समझते हैं कि बॉलीवुड तो हमारी बपौती है। तो जो बाहर से आता है, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत हो, चाहे वो कंगना रनावत हो, चाहे कोई भी एक्टर एक्ट्रेसेस जो बाहर से जा रहे हैं, वहाँ पे स्ट्रगल के दम पे अपना कुछ वजूद हासिल कर रहे हैं, अब उनके लिए रास्ता खुल गया कि अब बॉलीवुड में वो लोग जिनका बॉलीवुड में कोई बाप दादा बैठा नहीं है, वो भी जाके वहाँ पे काम कर सकता है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में हाँ, ये बात मैं ज़रूर कहूँगी कि जिन जिन लोगों के नाम उस समय आए, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी उनको शायद अभी उनको फांसी तक आने में टाइम है, लेकिन कहा जाता है ना कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। तो वो 100% होगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि सुशांत ने, ऑल थैंक्स टू सुशांत सिंह राजपूत, जिनकी वजह से आज हम उस नकली हीरो हीरोइन को देश के सामने एक्सपोज कर पाए। और कितनी शर्म की बात है, जो लोग सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम करते थे, सुशांत सिंह राजपूत के लिए एक लाइन नहीं लिख पाए।
5 साल हो गया, अभी जून में उनकी डेथ एनिवर्सरी होगी, 5 साल हो जाएगा, देखिएगा बॉलीवुड से कितने लोग उनके बारे में लिखेंगे। लोग लिख नहीं पाते हैं, ये प्रॉब्लम है। अच्छा, एक बात का हम जिक्र करना शायद भूल रहे हैं, क्योंकि अब कश्मीर फाइल्स की हम बात करें, कश्मीर फाइल्स में जेएनयू की हकीकत दिखाई गई है। जेएनयू में आज भी वही देखने को मिल रहा है, वही टुकड़े टुकड़े गैंग, वही टुकड़े टुकड़े गैंग बोलकर खुद को कूल बताना, और आज़ादी चाहिए। किस बात की आखिर आज़ादी चाहिए? मैं तो मतलब जोक्स अपार्ट, लेकिन मैं तो कहूँगी इनको आज़ाद कर देना चाहिए। इनको आज़ाद कर दो, इनको भारत से आज़ाद कर दो, इनको भारत की नागरिकता से आज़ाद कर दो। भैया आपको जो देश पसंद है, 50 से ऊपर इस्लामिक राष्ट्र हैं, आपको जहाँ पे भी अच्छा लगता है आप वहाँ चले जाइए। चीन बगल में है, कम्युनिस्ट लेफ्ट जो लोग हमारे देश के विश्वविद्यालयों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उनको इतना ही प्रेम चीन से है, लेफ्ट से है, कम्युनिस्ट से है, पाकिस्तान से है, अफगानिस्तान से, तालिबान से है, तो अपने अब्बा जान, अब्बू जान, खाला जान, मौसी जान, जिन जानों के साथ जाके आपको बैठना है, जहां जाना है, प्लीज आप चले जाइए। भारत की धरती पे रह के, भारत माँ की धरती पे रह के जो धोखेबाजी जो वो कर रहे हैं, भारत को बर्बाद कर रहे हैं, उससे जो अच्छा उनकी नागरिकता छीन लेनी चाहिए, उनको उन देशों में भेजने के लिए फ्री कर देना चाहिए। भाई भारत की पॉपुलेशन बहुत है, ऐसे लोगों को देश में क्यों रखना है? क्योंकि एक वो कहते हैं ना कि एक अगर समुद्र में एक मछली होती है और गंदी होती है तो दूसरों को भी इफेक्ट करती है। तो एक भारत तेरे टुकड़े टुकड़े गैंग इतना फेमस हो गया कि बेगूसराय से लेके जाके हर जगह चुनाव भी लड़ाए। अच्छा, कितने बेशरम वो 4 लाख लोग हैं जो उनको वोट भी देते हैं। मतलब एक आदमी जो कहता है कि हम चिकन नेक को काट देंगे, तुम्हारी हैसियत है, तुम्हारी औकात है कि तुम भारत को नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से निकाल के काट दोगे? नॉर्थ ईस्ट तुम्हारे बाप का है? नॉर्थ ईस्ट इस भारत का है। नॉर्थ ईस्ट के राज्य हमारे राज्य हैं। वो 7 सिस्टर्स हमारा राज्य है, भारत का हिस्सा है, भारत माँ का है, किसी के बाप का नहीं है जो तुम चिकन नेक काट दोगे। और इसीलिए शर्जील इमाम जैसा व्यक्ति जेल में सड़ रहा है। एंड आई एम वेरी हैप्पी, ऐसे लोगों को जेल में सड़ना चाहिए और इनके ऊपर इतने तरह के केस लगा। अगर शर्मिष्ठा के ऊपर FIR हो सकती है और गुड़गांव से उठा के दुनिया भर के केस लगाए जा सकते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो खुलेआम भारत तेरे टुकड़े होंगे की नारे लगाता हो, ऐसा व्यक्ति जो चिकन नेक की बात करता हो, ऐसा व्यक्ति जो हमारे देश को अभद्र गालियां देता हो, देश के प्रधानमंत्री के बारे में रोज बोलता हो, देश के कल्चर को खराब करता हो, ऐसे लोगों के ऊपर तो इतने सारे केसेस मर देने चाहिए और जीवन भर सड़ाना चाहिए जेल में। क्योंकि ऐसे लोग जब बाहर आते हैं ना, मैंने क्या कहा, इनको इकोसिस्टम, इनका इकोसिस्टम बहुत स्ट्रांग है, इनकी लॉबी बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, इनकी फंडिंग भी बहुत स्ट्रांग है। NGOs के थ्रू, मैंने अभी पिछले साल मैं पढ़ रही थी, बहुत खुश हूं मैं इस बात से कि बहुत सारे फेक NGOs, बहुत सारे ऐसे NGOs जो FCRA के थ्रू पैसा लेते थे और FCRA के थ्रू पैसा लेके देश में इस तरह का तांडव कराते थे। थैंक्स टू होम मिनिस्ट्री, थैंक्स टू अमित शाह जी, मतलब हम लोग तो मोटा भाई, सब लोग मोटा भाई के नाम से ही फेमस हैं वो, क्योंकि गुजरात से आते हैं। थैंक्स टू होम मिनिस्टर साहब, जिनकी वजह से FCRA हमारे NGO का होता है, जिसमें आप विदेश से फंडिंग ले सकते हैं, विदेश से आप मदद ले सकते हैं। मोर देन 18,000 NGOs का FCRA कैंसिल हुआ है पिछले कई वर्षों में, चाहे उनके पेपर में कोई कमी हो, चाहे किसी तरह की शिकायत है, XYZ कोई भी कारण हो। तो इस तरह के NGOs की भी जो भूमिका रही हो, क्योंकि आपने देखा होगा NGOs की बहुत सारी एक्टिविस्ट और बहुत सारी महिलाएं, जिनको खैर मैं इसका समर्थन नहीं करती, बड़ी बिंदी हो छोटी बिंदी जो भी बोलते हैं ये लोग, ये महिला का अपना स्वरूप है कि वो किस तरीके से ड्रेसअप करेगा। लेकिन इस तरह की जो महिलाएं जो एक्टिविस्ट के रूप में भी, ये जो व्हाइट कॉलर एक्टिविस्ट है, मैं तो खुद एक्टिविस्ट हूँ, लेकिन मैं अपनी लॉबी के खिलाफ भी बोलूंगी कि ऐसी लॉबी, ऐसे एक्टिविस्ट जो अपने NGO में करोड़ों रुपए की फंडिंग लेके देश में देश के विरुद्ध काम करने वाले लोगों के साथ जाके JNU में खड़े होते हैं, जामिया इस्लामिया में खड़े होते हैं, बहुत सारे कंट्री में ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पे खड़े होते हैं। उन सब लोगों को भी इस गवर्नमेंट ने ठीक किया है। अवार्ड वापसी गैंग, बड़े बड़े अवार्ड दिए हैं पिछले सरकारों ने, क्योंकि चमचागिरी करके, तलवे चाट के तो ये इनको अवार्ड मिलते थे। और इस तरह के लोग जो आप JNU की बात कर रहे हैं, देखिए मैं हमेशा कहती हूँ, मैं NGO चलाती हूँ, मेरे साथ युवा भी काम करता है, बच्चा भी काम करता है। मेरा बच्चा 10 साल फेल हो जाएगा, मैं 10 साल तक उसकी फीस जमा करूंगी। अगर वो किसी कारण पढ़ाई में वीक है, मैं उसकी 10 साल फीस जमा करूंगी, लेकिन मेरा बच्चा PhD कंप्लीट कर ले, PhD के बहाने JNU में 20 साल पढ़े, अधेड़ उम्र तक वहां पढ़ता रहे, सरकारी खर्चों पे,
टैक्स पेयर्स के पैसे पे, और इसके बाद भारत तेरे टुकड़े करेंगे, ऐसा बच्चा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, ऐसा युवा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो हम लोग तो खुद एक ऐसी फौज बना रहे हैं जहां पे भाई तुम नंबर कम आ जाए चलेगा, लेकिन देश की कल्चर, देश की संस्कृति, उसको पहले तुम्हें नतमस्तक करना पड़ेगा। तो देश में जो ऐसे लोग हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाते हैं, सर तन से जुदा का समर्थन करते हैं, बहुत एक्टिव हैं, ये जितनी लेफ्ट कम्युनिस्ट की लॉबी हो बहुत एक्टिव है। मैं तो हमेशा कहूंगी राइट विंगर्स से भी, राइट विंगर्स लेफ्ट विंगर्स में मैं बिलीव नहीं करती हूँ। मेरा ये मानना है कि आप सिर्फ राष्ट्रवादी हो सकते हो, आप देश प्रेमी हो सकते हो, आप जिसके रगों में भारत ना बहता हो उसको भारत में नहीं रहना चाहिए। तो ये जो आजादी वाला गैंग है जिनको रोज आजादी चाहिए, भाई तुम जितना फुहड़पन पूरे देश में परोस सकते हो वो तो आप परोस ही रहे हैं। तो आपको आजादी किससे चाहिए? हमें चाहिए आपसे आजादी, हमें चाहिए आपकी गंदगी से आजादी, हमें चाहिए आपकी गंदी मानसिकता सोच से आजादी, हमें चाहिए। मैं तो कह रही हूँ जिसको भी भेजना हो दुलाई देवी फाउंडेशन फोन करे, मैं वहां पे डायरेक्टर हूँ, प्लीज मैं पूरा पैसा देने के लिए तैयार हूँ। इनका वीजा लगवाओ, इनका पासपोर्ट लगवाओ, 50 से ऊपर इस्लामिक राष्ट्र है, इनको यहाँ से मार के भगाओ देश से बाहर। इनको देश में रहने का अधिकार नहीं है। मैं ऐसे किसी व्यक्ति को देश में रखना ही नहीं चाहती लेकिन जो देश के खिलाफ बोल रहा हूँ। कौन सी ऐसी फैक्ट्री है जेएनयू में लगी हुई है जो एक बच्चा पढ़ने के लिए आता है पूरे मन से, और माँ बाप भी भेजते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उस फैक्ट्री में जाते ही आजादी चाहिए और भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे इस तरह के नारे लगाना। यहाँ ये आजादी मांगते हैं, चाइना में आजादी नहीं मांगते। यहाँ ये आजादी मांगते हैं, चाइना में आजादी नहीं मांगते। चाइना में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे बहुत तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। कहीं आप बुर्का नहीं पहन सकते, तो कहीं आप सड़क पे नमाज नहीं पढ़ सकते, बहुत सारे आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। आप वहां तो आजादी नहीं मांगते। भारत में आपको सड़कों पे नमाज भी पढ़ना है, भारत के स्कूलों में आपको बुर्के में भी जाना है। भाई भारत के स्कूलों में एक यूनिफॉर्म बनाई गई है, यूनिफॉर्म मतलब समानता, हर व्यक्ति एक जैसा, इक्वल। तो भारत के मैं तो स्कूल जाती थी, मैं स्कूल ड्रेस पहन के जाती थी, आप कहीं होंगी तो आपने भी स्कूल ड्रेस पहनी होगी। तो जब आप स्कूल जाते हैं आपको एक यूनिफॉर्म दी जाती है, लेकिन आपको यूनिफॉर्म नहीं पहनना है, आपको वहां पे बुर्के में जाना है। जरा आप उन कंट्रीज में जाइए जहां आपको एडमिशन लेना और आप ये कही कि मैं तो बुर्के में आऊंगी, आपको औकात समझ में आ जाएगी। सड़क पे जरा आप सड़क पे बैठ के आप नमाज पढ़ने की बात करिए। यहाँ तो पुलिस वाला बेचारा हाथ जोड़ के कहता है आपके उठ जाइए उठ जाइए, वहां ऐसी लठ बजेगी ना कि आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत ज्यादा टॉलरेंट होना, बहुत ज्यादा आजादी, ये आजादी ही सबकी बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ जरूरत से ज्यादा आजादी मिल गई, क्योंकि इनके घरों से तो भाई उनसे पूछिए ना जिन्होंने आजादी के लिए, देश के आजादी के लिए, इस तिरंगे को फहराने के लिए, जिन्होंने 1947 में देश की आजादी के लिए जिन्होंने अपना परिवार खोया, उनसे बात करिए ना। जिनकी बहू बेटियों को उठा लिया जाता था, मुगल उठा लेते थे, आक्रांता उठा लेते थे, बलात्कार करते थे, जिन्होंने अपना धर्म कन्वर्ट नहीं किया, वो जान दे दी उन्होंने लेकिन धर्म कन्वर्ट नहीं होने दिया। उनसे पूछिए ना आजादी क्या होती है। आज खुले देश में खुली सांस ले रहे हैं आप, आजाद भारत में सांस ले रहे हैं, तो आपको आजादी का मतलब ही नहीं पता। आपको जितनी आजादी दे दी गई है, आपका दिमाग ठीक करने की बहुत जरूरत है। मैं तो कहती हूँ कि इस तरह के जितने स्टूडेंट्स जो पढ़ने जाते हैं और इस तरह का नाटक करते हैं ना यूनिवर्सिटियों में, इनको सबको रेस्ट्रिकेट करो, इनको सबको हटाओ। आप वहां पढ़ने, जैसे हमारे बनास हिंदू यूनिवर्सिटी में एक जमाने में जब चुनाव होते थे छात्र संघ के बनास में, तो बड़ी लड़ाइयां होती थी, मारकाट हो जाता था, मर्डर्स हो जाते थे। देख लीजिए आज वहां चुनाव नहीं होते, वहां भी एबीवीपी है, एनएसयूआई है, सब है, छात्र संघ वहां पे भी है, लेकिन चुनाव नहीं होते। मैं तो कह रही हूँ इनको अगर ठीक करना है तो ये सारा जड़ जो है छात्र संघ के नेता जो वहां तमाशा करते हैं, इनको समझ में आ जाएगा। यहाँ स्ट्रिक्टनेस करना शुरू कर दीजिए, बेचू जैसी कोई पॉलिसी लेके चले आइए। क्योंकि इनको क्या है ना, ये फ्री में बैठ, ये कुछ चंद पैसों पे 5-5 साल पढ़ रहे हैं, 10-10 साल पढ़ रहे हैं। भारत का जो नागरिक है वो बेचारा नौकरी कर रहा है, टैक्स पे कर रहा है, टैक्स पेयर्स के पैसे से अधेड़ उम्र का आदमी वहां पे बैठा हुआ है और 10-10 साल तक वहां बैठ के वहां पे नारे लगा रहे हैं। बॉलीवुड के लोग वहां समर्थन में चले आ रहे हैं। नेता हमारे एक युवा नेता हैं, युवा की परिभाषा भारत में क्या है मुझे तो यही नहीं समझ में आता। 45 साल का व्यक्ति भी युवा है, 50 साल का व्यक्ति भी युवा है, 55 साल का भी युवा है व्यक्ति, चलिए खैर, लेकिन वो युवा व्यक्ति भी वहां चला जाता है। तो वो प्रॉब्लम सिर्फ जेएनयू में नहीं है, प्रॉब्लम उन लोगों में भी है जो जेएनयू के छात्र संघ के या ऐसे नेताओं को बाहर से फंडिंग दे रहे हैं। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज का बैकअप है ना उनके ऊपर, पॉलिटिकल पार्टीज अपना बैकअप खींच लें और ये जब नारा लगाते हैं भेजिए दिल्ली पुलिस को अंदर, लठ बजे अंदर, तब देखिए जरा इनकी हालत क्या होती है।
प्रॉब्लम क्या है कि जैसे इनके ऊपर एफआईआर हो जाएगी, वही फिर अगेन बड़ा एक नेता खड़ा हो जाएगा। बड़ा नेता अपने किसी चमचे वकील को कह देगा पार्टी के कि लड़ना है तुम्हें चुनाव, तुम्हें इसके लिए केस लड़ना है, क्योंकि भाई साहब जब केस लड़ेंगे तो अगली बार राज्यसभा चले जाएंगे। तो राज्यसभा की टिकट के लिए भी ये चोरी हो रही है। सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि आप जेएनयू में जो नारे लग रहे हैं उसके पीछे जो फोर्सेस काम कर रही हैं, चाहे वो एनजीओ की एक्टिविस्ट हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो बॉलीवुड के लोग समर्थन में आ जाते हो, उन सब लोगों को एक्सपोज करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि अब बहुत ज्यादा देश का युवा जागृत है, बहुत जागरूक है, और मुझे लगता है कि एक्सपोज्ड हैं ये लोग। लेकिन एक बात यहाँ पर समझने वाली है, जैसे कि आप कह रही हैं कि बड़े बड़े नेता यहाँ पर चले जाते हैं, तो समाज के बीच तो यही मैसेज जा रहा है ना कि ये जो नेता आज हमारे लिए, हम इनको वोट करते हैं और ये उस गैंग के साथ चल जाते हैं। कुछ टाइम पहले एक मैंने वीडियो देखा था, आपने भी देखा होगा, एक स्टूडेंट कह रही है कि भारत को आज़ादी तो 99 साल की लीज पर मिली है, 99 साल की लीज पर भारत को आज़ादी मिली है। तो कौन सी यूनिवर्सिटी चल रही है जहां पर ये इस तरह की देखिए, बातें सिखाई जा मैं रही किसी पर्टिकुलर धर्म जाति पे नहीं बोलना चाहती, लेकिन कश्मीर का मैं भी कुछ दिन पहले कुछ पढ़ रही थी। कश्मीर में एक जगह है शोपिया में कुछ मदरसे हैं। मैंने अभी रिसेंट एक न्यूज़पेपर में पढ़ा, एक सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ा, और जो कि सच ही होगा क्योंकि बड़ा न्यूज़पेपर था। उसने ये छापा था कि शोपिया से, वहाँ मदरसे से जो बच्चे पढ़ के निकले हैं, अभी जो आतंकी संगठनों में जा रहे हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शोपिया के उस मदरसे से निकल के गए हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि देश भर के मदरसा वो पढ़ा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन अगर किसी 2, 4, 10, 15, 20, 100, 50 जगह से बच्चे पढ़ के ऐसे निकल रहे हैं, तो उनको वहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है? क्या प्रॉब्लम थी जब गवर्नमेंट ने ये कहा कि मदरसों में कैमरा भी लगेगा, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होगा? क्या प्रॉब्लम थी भाई? आप टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ेंगे, आप यूथ हैं, आप आगे बढ़ेंगे, आप टेक्नोलॉजी में आगे आएंगे, आप ज़माने के साथ आगे बढ़ेंगे। आप एक ही जगह तो नहीं रह जाएंगे ना, आप 200 साल पुरानी सभ्यता में तो नहीं जिएंगे। हमारे अंदर भी तो चेंजेस आए, देश में भी तो चेंजेस आए। पहले कौन सी ट्रेन चलती थी, अब रैपिड ट्रेन चलने लगी, अब मेट्रो ट्रेन चलने लगी, अब बुलेट ट्रेन चलने लगी, चल रहा है ना, तो हमको उसकी स्पीड से चलना पड़ेगा। तो जो हम, अब कंप्यूटर लगा तो प्रॉब्लम, कैमरा लगा तो प्रॉब्लम। कैमरा लगने से क्या प्रॉब्लम है? स्कूलों में जब कैमरा लगता है, बहुत सारे स्कूल में कैमरे लगे, प्रिंसिपल अपने रूम में बैठ के देखती रहती है कौन सी क्लास में कौन सी टीचर क्या पढ़ा रही है, कहाँ पे टीचर पढ़ा रही है, कहाँ से टीचर नहीं पढ़ा रही, कहाँ बच्चे बदमाशी कर रहे हैं, कहाँ बच्चे कंट्रोल्ड हैं। तो ये तो स्कूल, कॉलेजेस या इस तरह के जो संगठन है, जो इस तरह के धार्मिक संगठन चला रहे हैं, या जो ऐसी जगह है, वहाँ पे उसको देखने के लिए, उसकी मॉनिटरिंग होने के लिए कि वो सही तरीके से चल रहा है नहीं चल रहा है, उसके लिए लगाई जाती। आप उसका विरोध क्यों करते हैं? आपको कैमरे से क्या प्रॉब्लम है? और सबसे बड़ी बात मैं क्या कहती हूँ, कट्टरपंथियों से प्रॉब्लम है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च से नहीं प्रॉब्लम है। जो देश में रह रहा है ना, लेकिन देश के बच्चे को भारत से ज़्यादा पाकिस्तान के बारे में पढ़ाता है, जो जीजाबाई के बारे में नहीं पढ़ाता, जो कलाम साहब के बारे में नहीं पढ़ाता, जो सुखदेव जी के बारे में नहीं पढ़ाता, भगत सिंह के बारे में नहीं पढ़ाना जानता, वो क्या आपको पढ़ाता? भाई अभी कुछ दिन पहले कश्मीर में जब कोई आतंकी मारा जाता है, तो आतंकी है, वो मारा गया, उसने जो किया उसको उसका फल दिया इंडियन आर्मी ने, लेकिन जो उसके पीछे 5000 लोगों की फौज चल रही है उसके पार्थिव शरीर के साथ, एक आतंकी के पार्थिव शरीर के साथ जो 5000 लोग कांधा देने जा रहे हैं, वो 5000 लोग कौन है? वो तो आतंकी था, मार दिया गया, लेकिन जो 5000 लोग जा रहे हैं ना अंजलि जी, वो आतंकी सोच के ही लोग हैं। आपको लगता है कल कभी दाऊद जैसा व्यक्ति भारत में अब जिंदा है कि नहीं जिंदा है, वो भी एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, लेकिन दाऊद जैसा व्यक्ति या अंडरवर्ल्ड जैसा या कसाब जैसा आतंकवादी, उसकी अगर बॉडी दिल्ली में या कहीं पे किसी भी जगह उसका पार्थिव शरीर हो, उसके साथ 10,000 लोग अगर जा रहे हो, या किसी आतंकी व्यक्ति के साथ, आतंकवादी के साथ, टेररिस्ट के साथ 10,000 लोग अगर जा रहे हैं, तो वो उसके प्रेम में जा रहे हैं ना, उसके लगाव है इसलिए जा रहे हैं। तो आपका लगाव और आपका प्रेम किसके साथ है? टेररिस्ट के साथ। वो टेररिस्ट जो भारत में बम फोड़ रहा था, AK-47 लेके आया था, मुंबई ताज पे जो हमले करता है, जो कश्मीर में जगह जगह बम फोड़ रहा है, वहां के कश्मीरियों को मार रहा है, कश्मीरी मुसलमानों को मार रहा है, हिंदुओं को तो छोड़ दीजिए। इनको इतनी भी शर्म नहीं है कि जब किसी आतंकी, मैं तो हमेशा एक क्वेश्चन, मतलब ये हो नहीं सकता और ये मेरा कहना भी ठीक नहीं होगा, लेकिन आतंकी संगठनों के साथ
जो लोग जुड़े हुए हैं, जो इनके पार्थिव शरीरों के साथ जाते हैं, जो एक आतंकवादी की जब डेड बॉडी जाती है उसके साथ जो 5,000 लोग जाते हैं, उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। मुझे नहीं पता है कानूनी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, लेकिन उनके ऊपर भी होना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं टेररिज्म से प्रेम है, उनको टेररिस्ट से प्रेम है। तो ये भी सवाल है भाई, वो जो जनता देश भी रह रही है, आप मतलब जो कश्मीर में पीछे पीछे जा रहे हैं वो 5,000 लोगों की फौज, वो उनको भारत की सेना से प्रेम नहीं, उनको भारत से प्रेम नहीं, उनको उस आतंकवादी से प्रेम है जिसने देश में बम फोड़ा है। तो कहीं ना कहीं वो भी शक के घेरे में तो आते ही हैं। जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगी देश के इकोसिस्टम को लेकर और युवाओं को लेकर? देश के युवाओं को तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अब भारत हमें चलाना है। हम देश के युवा हैं, भारत हमें चलाना है। आप किसी भी स्टैंड अप कॉमेडियन हो, बॉलीवुड का स्टार हो, कोई एनजीओ की एक्टिविस्ट हो, कोई बॉलीवुड का एक्टर एक्ट्रेस हो, कोई राजनेता हो, कोई भी हो जो देश के खिलाफ है, आपको उसके साथ खिलाफ खड़े होना पड़ेगा। आप उसके साथ नहीं खड़े हो सकते, आपको अपनी भारत माँ के साथ खड़ा होना पड़ेगा, आपको अपने भारत के साथ खड़ा होना पड़ेगा, आपको अपने उस तिरंगे के सम्मान में खड़ा होना पड़ेगा जिस तिरंगे को लहराने के लिए पता नहीं कितने लोगों ने जाने दी, वो अनसंग हीरोज जिनका नाम भी कहीं हिस्ट्री में नहीं है। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप देशद्रोह के श्रेणी में आते हैं। आपको देश के साथ खड़ा होना पड़ेगा, देश हम युवाओं को चलाना है। तो मुझे लगता है कि देश के युवाओं को आगे आने की बहुत सख्त जरूरत है। थैंक यू सो मच। आपने संवेदनशील मुद्दों पर खुलकर बात रखी, लेकिन ऐसे कई सवाल हैं जो हम अभी भी जानना चाहते हैं। कई सवालों के पीछे देखा जाता है हकीकत कुछ और होती है, लेकिन फसाना कुछ और होता है, दिखाया कुछ और जाता है, लेकिन उसके पीछे कुछ और ही चल रहा होता है। जैसे कि हम एक लॉबी की बात कर रहे हैं, एक उस इकोसिस्टम की भी बात कर रहे हैं जहां पर एक उस 22 साल की लड़की को गिरफ्तार किया जाता है, हालांकि वो अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करती है, लेकिन उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन यही एक्शन दूसरे और एक्टिविस्ट जो अपने आप को सेकुलर बताते हैं, दूसरे और उन युवाओं के लिए भी होना चाहिए एक्शन, यही हम उम्मीद भी करते हैं। नमस्कार।